कल वाली खातून गई। देखिए ना, इंसान नसीब से नहीं लड़ सकता। मैंने जो पॉसिबल था, जितना पॉसिबल था, मैंने फिर भी गुंजाइश निकाल ली थी, फिर भी एक रूल निकाल लिया था कि शायद फ़ायदा हो जाए, तो वो बस अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे नियत का सवाब मिल जाएगा और जो है मतलब और कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह की तरफ से इत्तफाकन बारिश, शदीद बारिश, बल्कि मूसलाधार बारिश उस दिन हुई जिस दिन अदर लॉस थे। अदर लॉस भी वो वाले जो रटे वाले। बच्चों ने बारिश देखी, आज के दिन का टारगेट देखा, उन्होंने कहा ये हम कर लेंगे, ये जो है ना मतलब इस वक्त बारिश में बाहर निकलने से बेहतर है कि ये हम बाद में रिकॉर्डेड ले लें। तो वो बाद में तमाम लोग जो रिकॉर्डेड ले रहे हैं, इस टाइम पे भी कुछ बच्चे आए थे बेचारे, मासूम से, भोले भाले, बारिश से लड़ते हुए। आप लोग अच्छे टाइम पे आ गए थे, बाद में बारिश हुई, वापस नहीं जा सके, या आप लोग बारिश में से तो ये इतनी दूर दूर जो बैठे हुए हैं क्लास में, आज बच्चे कम हैं तो आप थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाए। उन्होंने कहा नहीं, पांचों ऐसी 16 पे चले हुए होने चाहिए ताकि जो है ना ठंडक महसूस हो। ठंड लग रही होगी, शाबाश, ऐसे बच्चे हर कौम में ज़रूर होने चाहिए। तो उसने कहा सर एसी बंद कर दें, पेपर देने बीमार हो जाएंगे। फाइनली इन्होंने कॉलेज का कबाड़ा करने के बजाय अपनी ज़ाती सेहत को वो किया। एक काम कर लेते हैं, सेंटर वाला बंद कर देते हैं, एक चलता रहे, ये जोन को कवर कर लेगा, और फिर पीछे अगर वो वाला ऑन रख लेते हैं, ये बंद कर दें, ये वाला बंद कर देते हैं, ये सबसे जालिम एसी है। ये चलता रहेगा तो ये शायद इस पूरे एरिया को वो कर देगा, और पता नहीं इतना काफ़ी है या नहीं, काफ़ी है, आज तो ठंडक है। चलें जी, फिर भी अगर मसला हुआ तो वो छोटा वाला दरमियान में है ना, वो चला लेंगे जी। तो डे 1 पे शायद पता नहीं आप लोगों की क्लास से शुक्र है इधर कमिटमेंट ही नहीं हुई। मैंने क्लास में कहा था कि अगर बीच में भी आगे ना बारिशों वाला मौसम भी आएगा, फिर अगर किसी दिन शदीद बारिश हो रही हो, घुटने घुटने पानी खड़ा हुआ हो, आप लोग क्लास में पहुँचें और आप लोग भीगे हुए हों और जो है उसमें आप कपा रहे हों और आप कहेंगे नहीं सर हमारे लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, तो उस दिन फिर आप लोगों को चाय पिलाई जाएगी। लेकिन इसमें से अक्सर शर्तें पूरी नहीं हुई, ना आप कपा रहे हैं, ना आप भीगे हुए हैं, और ना घुटने घुटने पानी है। लेकिन बहरहाल बारिश और वो सब मौजूद है, और वो बच्चे जो आज हिम्मत करके आए हैं, मेरे दिल में उनके लिए एहतराम है। तो लेकिन आप लोगों का एहतराम से पेट नहीं भरता, तो फिर हम एक दफ़ा जितने बच्चे हैं इन्हें काउंट करते हैं और इन सब के लिए एक एक चाय का कर लेते हैं। ठीक है जी जी, इन्होंने हम पहले पी चुके हैं, ठीक है, ये भाई ने मेरी एक चाय बचा ली, ठीक है। और कौन कौन ऐसे लोग हैं जो पहले पी चुके हैं? याद करें, सुबह घर से पी के चले होंगे, हॉस्टल में पी होगी, कॉलेज में किसी टाइम पे चाय पी ली होगी। उनका पी तो है, लेकिन जो मुफ्त वाली चाय है ना उसका मज़ा ही अलग होता है। तो मतलब यानी अगर आप दोबारा चाय पीने में इंटरेस्टेड हो तो हमें कोई मसला नहीं। तो मेरे ख्याल में फिर ये इतने बच्चे काउंट करते हैं, और भाई जो है वो फिर हमारा पैगाम लेके कैंटीन पहुंच जाएंगे। लग रहे कैंटीन वाले आए हुए हो, आए हुए हो सकता है उनका सामान जो है ना चाय का वो बह गया हो सकता है ख़त्म हो गया हो, बच्चों ने इतनी चाय पी हो। पकौड़े बना रहे हैं वो बड़ा उन्होंने बिजनेस सोचा। उन्होंने कहा कि इस टाइम पे ना बच्चे क्लासों में तो जाएंगे नहीं, बच्चे आएंगे पकौड़े खाएंगे और चले जाएंगे, तो उसने नया बिजनेस बीच में निकाल लिया। तो फिर उनको हम चाय का कह देते हैं। बच्चों को एक दफ़ा काउंट कर लें, और मेरे ख्याल में 1-2 का एहतियातन मार्जिन रखते हैं, बीच में अचानक से कोई जो है ना बाहर बारिश से घबरा के शायद क्लास में आ जाए। ठीक है, तो जितने बच्चे बैठे हैं और जो कैमरे वाले भाई, आप दोनों इतने +2 का मार्जिन रख के इतनी आपने जो है ना चाय का कह देना है। नहीं जी, अब हमारा मुकाबला सख्त है, और अब आप लोग चूँकि चाय भी पी रहे होंगे तो अब आप लोगों पे जुल्म जो है किया जा सकता है, आप लोगों को पढ़ाने वाला। तो आज का टारगेट है हमारा 4 अदर लॉज। 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 16, चैप्टर 18। चैप्टर 16 में 2 लॉज हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स का लॉ। इसी तरह से चैप्टर 18 में 2 लॉज हैं, कंपटीशन का लॉ और आर्बिट्रेशन का कानून। तो अब हम इंशाल्लाह ताला इन चारों को एक एक करके लेके चलते हैं।
हमें ये अंदाजा है कि इन चैप्टर्स में क्रैमिंग बेस्ड है। आईके अपने कभी यहाँ से लॉजिकल सवाल नहीं पूछा और मोस्ट प्रॉब्ली नहीं पूछेगा, इन चैप्टर्स की नेचर ही डिफरेंट है। आईके भी चाहता है कि डिफरेंट लॉस का हल्का हल्का सा हमें आइडिया हो जाए, तो वो हमें बताना चाह रहे हैं। दिस चैप्टर अबाउट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। तो शुरू करते हैं। हमारे पास जो मार्जिन है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट पर लॉ है, तो देखते हैं हम इसको कितना इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाते हैं। 3 जज़ाकल्लाह। मनी लॉन्ड्रिंग हमेशा से एक टेक्निकल इशू रहा है। बहुत सारे लोगों को बड़ी सारी गलतफहमी होती है मनी लॉन्ड्रिंग को लेके। लोगों को लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है मुल्क से बाहर पैसे लेके जाना। मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में अलग अलग डेफिनेशंस पाई जाती हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन अगर हम किताब से पूछें या लॉ से पूछें तो लॉ मनी लॉन्ड्रिंग को एक डिफरेंट तरीके से डिफाइन करते हैं। तो वो जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं, पैसे ब्रीफकेस में डाल के बाहर भाग गए, कुछ बीच में करप्शन से पैसा उठा के दूसरे मुल्कों में लगा दिया, वो सारी भी सम हो कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर की कोई ना कोई किस्म होती है। मनी लॉन्ड्रिंग काफ़ी वास्ट वर्ड है। ये वो लॉ है जो ख़ास तौर पे बनाया गया है गलत लोगों को पकड़ने के लिए, जो मुख्तलिफ एसेट्स में हेर फेर करते हैं, जो जराइम के सोर्सेज से कमाई हुई रकम में, जराइम के सोर्सेज से आए हुए एसेट्स में और इन सारी चीज़ों में डील करते हैं। तो किताब से अगर पूछें तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे कहते हैं, वो कहते हैं कोई भी शख्स मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस कब करेगा, जब वो इन 4 में से कोई एक हरकत करे। वो 4 हरकत क्या है? अगर वो एक्वायर करता है, हासिल करता है, कन्वर्ट करता है, पोजेस करता है, रखता है, यूज करता है, या ट्रांसफर करता है कोई भी एसेट। प्रॉपर्टी मतलब एसेट। कैसा एसेट? नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव, या उसे पता है या उसे पता होना चाहिए दैट सच प्रॉपर्टी इज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। यानी कि एक बंदा एक ऐसी प्रॉपर्टी, यानी कि एक ऐसा एसेट विच इज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब है जो क्रिमिनल सोर्सेज से आया हो। क्रिमिनल सोर्स से अगर कोई पैसा आया है, क्रिमिनल सोर्स से अगर कोई एसेट आया है, क्रिमिनल सोर्स से अगर कोई चीज़ एक बंदे के पास आई है, तो क्रिमिनल सोर्स आई हुई चीज़ को हासिल करना, उसको ट्रांसफ़र करना, उसको शिफ्ट करना, उसको किसी और के नाम पे मुंतकिल करना, उसको अपने पास रखना, उसको इस्तेमाल करना, क्रिमिनल सोर्स से आए हुए पैसे या एसेट को डील करना इज़ मनी लॉन्ड्रिंग। सिर्फ इतना ही नहीं, कंसील और डिस्गाइज, छुपा लेना या उसको थोड़ा सा गलत मलत कर देना। क्या? नेचर, ओरिजिन, लोकेशन, डिस्पोजिशन, मूवमेंट और ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। उसकी ओनरशिप वो कहाँ से आई है, वो किस जगह से है, उसका ओरिजिन क्या था, वो एसेट शुरू में किसका था, बाद में किसका था। जो भी इस चीज़ को छुपाएगा, इसको गलत मलत कर देगा, ये जानते हुए या हैविंग रीजन टू बिलीव दैट सच प्रॉपर्टी इज, ये जुमला कांस्टेंट है जो रिपीट हो रहा है कि या उसे पता है ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है या उसे पता होना चाहिए। तो जो यूज़ कर रहा है वो भी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, जो उसकी नेचर छुपा रहा है वो भी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। होल्ड और पोजेस ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी और के बिहाफ पे कोई और भी अगर उस एसेट को रखेगा जानते हुए या उसे पता होना चाहिए कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, उसने भी मनी लॉन्ड्रिंग की। लॉ यहाँ नहीं रोका, उसके बाद उसने कहा जिसने साथ दिया। मुझे लगता है ना गूगल पे लिखा साथ दिया कि इंग्लिश बताएं, गूगल ने उसे बहुत सारी इंग्लिश बताई, उन्होंने सारा कुछ लिख दिया। पार्टिसिपेट इन, एसोसिएट्स, कंस्पायर टू कमिट, यानी पार्टिसिपेट इन साथ दिया, एसोसिएट उसमें साथ जुड़ गया, कंस्पायर टू कमिट, कमिट करने के लिए मोटिवेट किया, अटेम्प्ट टू कमिट करने का इरादा किया, एड हेल्प की, एबेट्स सपोर्ट किया, फैसिलिटेट मजीद सपोर्ट किया, मतलब वो सारे सिनोनिम हेल्प करने के, और काउंसल्स या उसको बैठ के काउंसलिंग की, उसको साथ में जो है वो आइडिया दिया कि हाँ भाई इस तरह से कर लो, इस तरह से कर लो। द कमीशन ऑफ अबव 3 एक्ट, ऊपर के 3 एक्ट। तो अब ऐसे में अगर एक बंदे ने एक क्राइम किया जो लिस्ट ऑफ क्राइम में, असल में प्रोसीड ऑफ क्राइम कहते हैं प्रेडिकेट ऑफेंस या फॉरेन सीरियस ऑफेंस आई हुई चीज़ों को। प्रेडिकेट ऑफेंस क्या है? लॉ ने, इस लॉ ने एक लिस्ट बताई हुई है, तकरीबन 100 के करीब चीज़ें हैं कि ये जुर्म अगर कोई करेगा और इस जुर्म से कोई एसेट या पैसे ये चीज़ कमाएगा तो वो कहलाएगा प्रेडिकेट ऑफेंस। तो प्रेडिकेट ऑफेंस से आए हुए एसेट या पैसे या प्रॉपर्टी में जिसने डील किया, जिसने उसको छुपाया,
जिसने उसको किसी के पास रखवाया, जिसने किसी के बिहाफ पे रखा, जिसने मदद की, जिसने किसी भी किस्म की कोई भी सपोर्ट की, ये सारे के सारे लोग, इन सब ने जो हरकत की उसे हम कहेंगे मनी लॉन्ड्रिंग। बात समझ आ रही है? तो मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग ऑफेंस है जिसमें एक बंदा ऐसे एसेट्स में डील करता है जो क्रिमिनल सोर्सेज से कमाए गए होते हैं या उसमें सपोर्ट करता है। तो मैं अक्सर इसकी एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदा चोरी करके एसेट लेके आया, फर्ज करें चोरी उस जुर्म में है, उसने मनी लॉन्ड्रिंग की, उसने किसी दोस्त को बताया और दोस्त खामोश रहा, उसने भी मनी लॉन्ड्रिंग की। वो उस चोरी की रकम को जमीन में दफन करा तो उसके पड़ोसी ने देख लिया दफन करते हुए और पड़ोसी ने किसी को नहीं बताया, उसने भी मनी लॉन्ड्रिंग की। वो ये चोरी करके आ रहा था और दोस्त से पूछ रहा था यार अगर मेरे पास कुछ पैसे हों 5-6 करोड़ तो मुझे कहाँ रखने चाहिए। दोस्त ने कहा यार बैंक में रखवा दो। अगर दोस्त को पता है कि इस बंदे की औकात 5-6 करोड़ वाली नहीं है तो दोस्त हैव रीजंस टू बिलीव कि इसके पास जो पैसा है वो गलत सोर्सेस से आया है। तो इस दोस्त ने जो बैंक में रखवाने का मशवरा दिया वो भी मनी लॉन्ड्रिंग है। आप बैंक पहुंचे, बैंक ने कहा जी ये पैसा आप जो हमारे पास रखवा रहे हैं इसका सोर्स क्या है। उसने कहा समझा करें ना, बस जमा कर लें। तो बैंक ने भी मनी लॉन्ड्रिंग की। तो जो करेगा, जो सपोर्ट करेगा, जो हेल्प करेगा, जो रखेगा, जो किसी भी तरीके से आएगा, उस सब ने क्या किया है? मनी लॉन्ड्रिंग। किताब से पूछते हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग की ये चीज़, ये डेफिनेशन है, ये हमें अच्छी तरह से याद करनी होगी। क्या कि कभी भी पूछ सकते हैं, एक आध दफ़ा उन्होंने पूछा हुआ भी है। अब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या है? कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी एसेट जो ड्राइव हुआ है प्रेडिकेट या फॉरेन सीरियस ऑफेंस। ये ट्यूटर नोट है। ट्यूटर नोट का मतलब है ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन समझाने के लिए, क्योंकि प्रेडिकेट ऑफेंस का आगे भी जिक्र हुआ है और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं समझ आता कि क्रिमिनल प्रोसीड्स क्या है। तो जो भी एक प्रेडिकेट ऑफेंस आई हुई चीज़ है या फॉरेन सीरियस ऑफेंस आई हुई चीज़ है वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। प्रेडिकेट ऑफेंस क्या है? एक ऐसा ऑफेंस जो कि स्केड्यूल 1 में दिया हुआ है। इस एक्ट के साथ स्केड्यूल 1 है, उसमें लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो वहाँ पे उन्होंने ये लिस्ट दी हुई है कि ये ऑफेंस हैं। उसमें करप्शन भी है, उसमें टैक्स चोरी भी है, उसमें असले में डील करना भी है, उसमें अगवा करना भी है, उसमें मर्डर करना भी है। उन्होंने एक लिस्ट ऑफ ऑफेंस बताया हुआ है। इन ऑफेंस से आया हुआ जो पैसा है उसमें डील करना। और फॉरेन सीरियस ऑफेंस प्रेडिकेट ऑफेंस वाली चीज़ें हैं लेकिन किसी दूसरे मुल्क में। अब ये लॉ अच्छा खासा सख्त है। अब इस लॉ में जो अगली चीज़ है कि ये कैसे पता लगेगा कि चोरी की चीज़ है, ये कैसे पता लगेगा ये मामला ऐसे हुआ था, ये कैसे पता लगेगा कि ये चीज़ यूँ थी। अब जाहिर है हर चीज़ में शक तो होंगे। तो जब भी एक चीज़ में हमें शक है कि ये किस तरह से है, तो यहाँ गवाही कितने लोग देंगे, यहाँ केस कैसे चलेगा, यहाँ कैसे पता लगेगा कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, यहाँ कैसे पता लगेगा ये सारी चीज़ हुई। किताब ने मेरे पे आसान कर दिया। उन्होंने कहा वैसे ही होगा जैसे कानून शहादत ऑर्डिनेंस में होता है। तो जो कानून शहादत में जो रूल्स हैं वही रूल्स इस पे अप्लाई कर देंगे। वो क्या रूल्स हैं हमें नहीं पता। तो इसका केस कैसे चलेगा? वैसे जैसे कानून शहादत ने बताया है। फिर अगला मरहला प्रेडिकेट ऑफेंस। ये कानून इतना सख्त है कि वो कहते हैं कि ओरिजिनल ऑफेंस अदालत में भले साबित ना हुआ हो अभी, लेकिन अगर मनी लॉन्ड्रिंग वालों ने कह दिया कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है तो आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे पे केस चल रहा है कि इसने एक बंदे का मर्डर किया है और मर्डर करने के बाद उसके एसेट्स जो है चोरी करके ले गया। मनी लॉन्ड्रिंग वालों ने कह दिया जी इसके पास मर्डर के बाद आए हुए पैसा है और उसने इस पैसे से प्रॉपर्टी खरीदी है तो इसने मनी लॉन्ड्रिंग की है। मज़े की बात अभी मर्डर का फैसला ही नहीं हुआ अदालत में, अदालत ने अभी तक ऐसे मुजरिम डिक्लेयर नहीं किया। तो प्रेडिकेट ऑफेंस का अपनी असल अदालत में जुर्म साबित होना भी ज़रूरी नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। तो ये इतना ख़तरनाक लॉ है। पहली बात, नॉलेज, इंटेंट या पर्पस रिक्वायर्ड एज एन एलिमेंट ऑफेंस। ऑफेंस के अंदर नॉलेज, इंटेंट या पर्पस जो है वो कैसे होगा? दैट मे बी टेकन फ्रॉम फैक्चुअल सर्कमस्टांसेस इन अकॉर्डेंस विद कानून शहादत 1984। तो जो कानून शहादत 1984 का कानून है उसके तहत जो जो चीज़ें होंगी वैसे की जाएंगी। तो हमें नहीं पता वो क्या है। हाँ, इन ऑर्डर टू प्रूव एन ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस साबित करने के लिए कन्विक्शन यानी मुजरिम डिक्लेयर होना ऑफ एन एक्यूज फॉर रिस्पेक्टिव प्रेडिकेट ऑफेंस शैल नॉट बी। असल जगह से सज़ा हुई या नहीं हुई, हम अगर कह देंगे तो हम उसे सज़ा सुना देंगे। ये कानून ख़ास तौर पे लाया ही इसलिए गया कि जब किसी को पकड़ना होगा और वो कहीं से मुजरिम साबित नहीं हो रहा होगा तो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर पकड़ लेंगे। क्योंकि इसमें इतना दूर दूर की बात है कि हाँ भाई वो फलाना मिनिस्टर ने एक दफ़ा कॉल करके इस तरह का जुमला बोला था जिस जुमले से उसने कंस्पायर टू कमिट किया था एक ऐसे बंदे को जो मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में सोच रहा था। अटेम्प्ट्स टू कमिट, जो अटेम्प्ट कर रहा है और जो उसे हेल्प कर रहा है और जो उसको सपोर्ट कर रहा है, जो उसे मशवरा दे रहा है। तो इतना बड़ी इसकी बाउंड्रीज बना दी कि अब कभी भी किसी भी सियासतदान को जब पकड़ना होता है ना
तो वो इस तरह से पकड़ लेते हैं। नवाज शरीफ को जिस वक्त डाउन करना था तो कई दफ़ा बड़ी कोशिशें की, कोई चीज़ हाथ नहीं आई जी, हाउसिंग स्कीम में स्कैंडल है, फलाना में, और कुछ नहीं तो साफ़ पानी ख़राब पानी केस शुरू कर दिया, कहीं कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा चलो अब हम निकाल के लेके आते हैं पिटारे में सपना सबसे आखिरी हरबा, मनी लॉन्ड्रिंग। और क्या मनी लॉन्ड्रिंग? दूसरे मुल्क में अकामा रखते हुए उस मुल्क से अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह नहीं ली और उसको मनी लॉन्ड्रिंग में फिट कर दिया। मतलब ये इतना वसी कानून है कि इसमें कुछ भी फिट किया जा सकता है। अभी फिर इमरान खान की बारी आई। अब जब इसको डीरेल करना था, क्या भाई अब इसको किस तरह से उतारें, बड़ी सारी कोशिशें ये वो इस तरह से करके जी, इसके वो ससुराली रिश्तेदारों ने ये करप्शन कर दी है, इसने जिसको वज़ीर आला बनाया था उसने ये करप्शन की है, बट डायरेक्ट इमरान खान तक नहीं पहुंच पा रहे थे, तो फॉरेन फंडिंग केस, क्योंकि टेक्निकली वो मनी लॉन्ड्रिंग है। तो मनी लॉन्ड्रिंग इतना वसी कानून है कि जब कोई नहीं पकड़ा जा रहा होता तो इसके थ्रू पकड़ते हैं। और मज़े की बात है कि ज़रूरी नहीं कि अदालत ने वो उस रेलेवेंट जुर्म पे आपको मुजरिम भी डिक्लेयर किया हो, अगर इन्होंने कह दिया तो आप मुजरिम हैं। अब अगर एक बंदा मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए पकड़ा गया या इन्होंने तकरीबन उसे मनी लॉन्ड्रर डिक्लेयर कर दिया, तो होगा क्या, सज़ा क्या है? जो भी ऐसा करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी रिगरस इम्प्रिजनमेंट, सिर्फ कैद नहीं, रिगरस कैद, कैद बामुशक्कत, कम से कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल। फाइन होगा जो 25 मिलियन तक जा सकता है। एंड वो प्रॉपर्टी, वो एसेट फॉरफीट कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा, या उसके इक्विवेलेंट अमाउंट उस बंदे से ले ली जाएगी। तो एक तो जो करप्शन की है, ये जो गड़बड़ की है, वो वापस ले लेंगे, 25 मिलियन तक का फाइन कर देंगे, और कम से कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की कैद बामुशक्कत उस बंदे को कर देंगे। अगर एक कंपनी ने मनी लॉन्ड्रिंग की है तो कंपनी पे जुर्माना पड़ेगा 100 मिलियन का, और फिर कंपनी की तहकीक ओपन हो जाएगी, कंपनी के तमाम ऑफिसर्स की इन्वेस्टिगेशन करेंगे जिस कंपनी ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, और जो ऑफिसर गिल्टी पाया गया उस ऑफिसर को ऊपर वाली सजाएं होंगी, 1 से 10 साल कैद, 25 मिलियन और वो वाली चीज़ छीन ली जाएगी। बात समझ आई कुछ कुछ? अब जनरल डिस्कशन है, किताब इस लॉ के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रही है, जस्ट ऐसी बस हल्का हल्का सा देख लेते हैं, ये आपने इसको याद करने की नीयत से नहीं पढ़ना, बस एक जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग 1-2 कर दीजिएगा ज़रा, जज़ाकल्लाह। मनी लॉन्ड्रिंग इलीगल प्रोसेस है मेकिंग मनी जनरेटेड बाय क्रिमिनल एक्टिविटी। ये चैप्टर के स्टार्ट पे उन्होंने हल्की सी डिस्कशन की है, मैं काम की बातें पहले कराई हैं और अब जो इधर उधर की रफ बातें हम उनका जिक्र कर रहे हैं। गलत एक्टिविटी से जनरेट की हो, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग, मंशियात की वो जो इधर उधर स्मगलिंग वगैरह, टेररिस्ट की फंडिंग, टैक्स एवेजन, बहुत सारे उन्होंने कानून है, उन्होंने 2-3 की एग्जांपल दे दी। अपीयर्स टू हैव कम फ्रॉम अ वैलिड सोर्स, यानी गलत तरीके से जो पैसा आया, जो अपेरेंटली लग रहा है कि साफ तरीके से आया, उसमें डील करना मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी क्रिमिनल एक्टिविटी इज कंसिडर्ड डर्टी, गलत सोर्स से जो पैसा आएगा वो गंदा पैसा माना जाएगा। ये प्रोसेस उसे लॉन्डर कर देता है, उसे साफ कर देता है, लॉन्ड्री होते हैं ना, धुलाई वगैरह, तो ये उसे साफ कर देता है ताकि वो क्लीन हो जाए। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज वो रूल्स हैं जो बिजनेस, इंस्टीट्यूशन और इवन पूरे मुल्कों को हेल्प करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग से अपने आप को बचा सकें। इनिशियली ये लॉ आए थे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बताने के लिए, लेकिन उसके बाद से ये ग्लोबल कंसर्न बन गया है और इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ इसमें कूद पड़ी हैं। FATF और वर्ल्ड बैंक, ये लोग मिल के मुख्तलिफ मुल्कों की अथॉरिटी और बैंक्स के साथ मिल के मनी लॉन्ड्रिंग से बचने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो लॉ है उसका नाम है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010, और ये लॉ डिस्करेज करता है क्रिमिनल्स को, उनके लिए हार्डर कर देता है कि वो इल गॉटन, गलत तरीके से हासिल हुए पैसे को छुपाएं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन ऑल्सो रिक्वायर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू मॉनिटर कस्टमर ट्रांजैक्शन एंड रिपोर्ट एनी सस्पिशियस फाइनेंशियल एक्टिविटी। ये कानून फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी कहते हैं कि आपको जब कोई अजीब मशकूक एक्टिविटी नजर आए आपने उसको रिपोर्ट करना है। इस पूरी लिस्ट में ये आखिरी लाइन काम की है, बाकी उन्होंने जनरल सा तबसरा किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, किस तरह से, हमने तो पूरी डेफिनेशन पढ़ ली। तो आपने इस लॉ में जो शुरू की डिस्कशन है इसमें इस लाइन को ज़रा ज़्यादा ध्यान से देखना है, यानी इसको याद करना है। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन और उसका जो फ़ाइन है आपने उसको जहन में रखना है। अब चूंकि उन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जिक्र कर दिया था और ICAP को लगा कि अभी हमारा पेट नहीं भरा इस लॉ से, 2 सफ़े का लॉ और उसके अंदर भी उन्होंने सोचा कि अभी भी कुछ रह ना जाए, तो उन्होंने फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन दे दी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं जो इनमें से कोई काम करता है या इनमें से किसी चीज़ में ट्रेड करता है। लिस्ट ऑफ थिंग्स है जिसको क्रैम करना है। और अगर हम सोचेंगे इतनी भी डेफिनेशन है, कहाँ पूछेगा ICAP ने पूछी हुई भी है।
तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसे कहते हैं? जो भी इनमें से कोई भी काम करता हो, डिपॉजिट्स वगैरह, फंड्स एक्सेप्ट करता हो, लेंडिंग करता हो, लीजिंग करता हो, पैसे ट्रांसफर करता हो, मींस ऑफ पेमेंट लोगों के डेबिट कार्ड, चेक्स वगैरह वो करता हो, गारंटी और कमिटमेंट्स वगैरह इशू करता हो, इनमें से कोई भी काम करता हो तो वो क्या कहेगा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और इनमें से किसी भी चीज़ की डीलिंग करता हो। अब इनमें से अक्सर चीज़ें हैं जो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज की क्या चीज़ होती है, कमोडिटी फ्यूचर कैसे कहते हैं, मनी मार्केट कैसे कहते हैं, तो हमने ऐसे में क्रैम करना है। रेगुलर क्लास में मैं एक एक करके तोड़ तोड़ के समझाता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली मैं कहता हूँ कि आपने क्रैम करना है। अब इतना टाइम नहीं है कि हम इनमें से हर चीज़ को समझें, गहराई में उसके ऊपर गौर करें, हमने इसको क्रैम कर लेना है। जो इनमें से किसी चीज़ में ट्रेड करे या पीछे दी गई हरकतों में से कोई हरकत करे, डेफिनेशन को हूबहू क्रैम करना है। इस तरह के इदारे को हम कहेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो दैट वाज ऑल अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग। मासूम सा छोटा सा लॉ, 4 लॉज हैं, चारों मुनासिब में तकरीबन 2-2 सफ़े के लॉज हैं। उनमें से एक लॉ था मनी लॉन्ड्रिंग। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में अगर किसी का कोई सवाल या कन्फ्यूजन है, 1 2 3 कर दीजिएगा ज़रा जी। जो फाइन कंपनी को 100 मिलियन का, कंपनी को 100 मिलियन का फाइन, उसके जो कंपनी में जो वर्कर्स होगा उनको अलग से होगा। 25 मिलियन का अलग। जी बिल्कुल ऐसी ही है। पहले तो कंपनी को बहैसियत कंपनी फाइन होगा कि तुमने गलत हरकत की है, वो 100 मिलियन देंगे। अब कंपनी तो कुछ भी नहीं होता ना, कंपनी तो लोग मिलके चला रहे हैं, तो असल में अंदर कोई करप्ट इंसान छुपा हुआ है। तो जब एक कंपनी की मनी लॉन्ड्रिंग सामने आएगी तो फिर ओपन हो जाएगी इन्वेस्टिगेशन उसके सारे एम्प्लॉइज की, सारे डायरेक्टर्स वगैरह की, और उनमें से जो पकड़ा गया उसको फिर इंडिविजुअल कैपेसिटी में अलग से 25 मिलियन और अलग से वो सजाएं होंगी। ये सर जो कंपनी को 100 मिलियन का फाइन हुआ है जी, जितने भी इसके पार्टनर्स हैं उसको जी, अब जब कंपनी को 100 मिलियन का फाइन होगा तो वो कंपनी के प्रॉफिट्स में से माइनस होगा, यानी कि कंपनी के शेयर होल्डर्स को नुकसान हो जाएगा, उनको डिविडेंड कम मिलेगा। कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 150 मिलियन, 100 मिलियन का जुर्माना देना पड़ गया, तो ये कंपनी को सजा मिली है। कल को शेयर होल्डर्स कोशिश करेंगे कि अच्छी इंतजामिया को लेके आएँ, चूँकि गलत इंतजामिया की वजह से कंपनी बेचारी को फाइन पड़ गया, तो कंपनी नामी इंसान को फाइन करेंगे और फिर उसके अंदर इंडिविजुअल को भी पर्सनल कैपेसिटी में फाइन करेंगे। जी, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड ऑल क्लियर। अगले लॉ की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स की बात करते हैं। 3 जज़ाकल्लाह। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ये बड़ा मज़ेदार सा लॉ है, अगर समझ आ जाए तो चीज़ बड़ी सिंपल सी है। हम डेली लाइफ में बहुत इस्तेमाल करते हैं सारी चीज़ को। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट या इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र या इलेक्ट्रॉनिक मनी या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चीज़ों की तरसील बेसिकली कब होती है? जब हम कोई डिवाइस यूज़ करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कम्बिनेशन यूज़ करते हैं और बैंक जाए बगैर हम एक ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर लेते हैं। जैसे आप लोग इजी पैसा से ट्रांसफ़र कर लेते हैं, जैसे जैस कैश से ट्रांसफ़र कर लेते हैं, मोबाइल में इजी लोड डलवा लेते हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये सारी चीज़ें वो हैं जिसमें आप फिजिकली किसी दुकान के पास नहीं गए, आपने उसे पैसे नहीं दिए, आपने ये सारा काम ऑनलाइन किया, ये सारा काम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया। तो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किसी भी चीज़ को प्रोसेस करना, किसी भी चीज़ को लेके चलना, ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करने की इजाज़त जो है हमें होती है, हर बंदा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर सकता है, लेकिन उन पेमेंट सिस्टम से कर सकता है जिसको स्टेट बैंक ने अप्रूव किया हुआ है। यानी अगर मैं एक जगह फ़ीस जमा कराना चाह रहा हूँ, मैंने जनाब रेलवे का टिकट खरीदा और मैं उसकी पेमेंट करने लगा हूँ, तो वहाँ 3-4 ऑप्शंस आ जाएंगे। वो 3-4 वो होंगे जो गवर्नमेंट में अप्रूव होंगे। यूबीएल होगा, उसमें इजी पैसा होगा, जैस कैश होगा, कोई एक आध फॉर एग्जांपल फिनका, सिम, इस तरह से कोई भी नाम हो सकता है। लेकिन वो जितने भी पेमेंट सिस्टम होंगे वो अप्रूव्ड सिस्टम्स होंगे। कोई भी इदारा, जी एक दफ़ा 3 भी ऑन कर दें, कोई भी इदारा किसी भी किस्म का पेमेंट का सिस्टम मुतारिफ़ करा सकता है। जैसे टेलीनॉर एक कंपनी है, टेलीनॉर नामी कंपनी ने एक पेमेंट का निज़ाम मुतारिफ़ कराया जिसका नाम था इजी पैसा। तो टेलीनॉर की अलग शनाख्त है और उनके इस पेमेंट के निज़ाम की अलग शनाख्त है। तो ये जो टेलीनॉर का इजी पैसा नामी सिस्टम है ये कहलाएगा पेमेंट सिस्टम। अब टेलीनॉर जब पहली दफ़ा पेमेंट सिस्टम को लेके आया होगा तो इन्होंने लोगों को इनकरेज किया होगा कि एक बड़ा मज़ेदार तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो स्टेट बैंक बीच में जम कर गया होगा, उसने कहा होगा जी मेरी इजाज़त के बगैर आप कैसे ये कर सकते हैं, आप तो बैंक भी नहीं हो, पहले एज अ बैंक रजिस्टर हो, फिर उसके बाद ये सारे कामों में आना, फिर हमें दिखाओ अपने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। तो फिर टेलीनॉर वालों ने दिखाया होगा, देखें जी हमारा बड़ा सारा प्रेमिसेस है, ये हमारे इतने जनरेटर्स लगे हुए हैं, ये हमारे बैकअप अरेंजमेंट्स हैं, ये हमारा सर्वर है, ये हमारा ट्रांजैक्शन करने का तरीका, ये हमारा निज़ाम है, ये इतने दुकानदार होंगे, ये इस तरह से हमसे रजिस्टर होंगे, ये हमारे चार्जेस होंगे, ये हमारा सिक्योरिटी का तरीका, और ये अगर गड़बड़ हो गई तो हम अपने कस्टमर्स को यूँ पे करेंगे। बात समझ आई?
तो टेलीनॉर वालों ने उस पेमेंट सिस्टम को रजिस्टर करवाया होगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास। जब उन्होंने इसको रजिस्टर करवाया होगा तो उसके बाद वो कहलाया होगा डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम। तो पेमेंट सिस्टम का मतलब कोई भी हो सकता है। हमारा कॉलेज एक पेमेंट सिस्टम मुतारिफ करा दे, आप लोगों से कहे कि जी आप लोगों ने अपने पैसे उठा के फलाना बैंक अकाउंट में जमा कराने हैं, फिर उस बैंक अकाउंट से उस पेमेंट का एक कोड पकड़ना है और वो कोड हमें भेजना है और वो कोड हम अपने सॉफ्टवेयर में डालेंगे और आपकी पेमेंट प्रोसेस हो जाएगी। तो ये भी तो एक पेमेंट का निज़ाम है कि आप जो है वो कहीं बैंक में पैसे जमा करा के कोड दें और हम कोड यहाँ पे डालेंगे या आप कोड वेबसाइट पर खुद डालेंगे और आपकी पेमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। या आप वेबसाइट पे जाएं और कोर्स परचेस करने लगे तो वो कहें अच्छा जी क्रेडिट कार्ड की यहाँ पे डिटेल दें फलाना इस तरह से, तो ये हमारा पेमेंट सिस्टम है। अब हमारा एक लोकल पेमेंट सिस्टम हो, क्या हम उसको PIA वालों को कह सकते हैं जी हमने बड़ा मज़ेदार पेमेंट सिस्टम बनाया है, आप अपनी वेबसाइट पे भी हमारा पेमेंट सिस्टम दे दें? हम नहीं कह सकते, लेकिन टेलीनॉर ने तो कह दिया होगा, मोबिलिक ने तो कह दिया होगा, तो जैस कैश और इजी पैसा तो वहाँ पे पेमेंट ऑप्शन आ गए होंगे। इन्होंने कैसे कह दिया होगा और हम क्यों नहीं कह सकते? वो स्टेट बैंक से इजाज़त लेके बैठे हैं, वो डेजिग्नेटेड है, हम डेजिग्नेटेड नहीं है। तो अगर हमें अपनी डेजिग्नेशन चाहिए तो स्टेट बैंक को हम इन्वाइट करेंगे, वो आएंगे, प्रेमिसेस देखेंगे, ऑपरेटर्स देखेंगे, सिक्योरिटी मेजर्स देखेंगे, सारी चीज़ें देखने के बाद हमें इजाज़त दे देंगे कि आप ये काम कर सकते हैं। अगर हमने कहीं कोई वॉलेशन की, कोई गड़बड़ की, कोई बेईमानी की, कोई चालबाजी की, तो हमारा लाइसेंस हमसे रिवोक कर सकते हैं और हमें पहले नोटिस देंगे, हमसे पूछेंगे, हम साबित करेंगे कि हमने गुनाह नहीं किया। लेकिन अगर साबित हो जाए कि हम गलत थे तो हमारा वो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, वो हो सकता है कि अगर अचानक से फ़ौरन उन्हें बड़ा खतरा नज़र आ रहा हो कि हम तो करोड़ों अरबों की करप्शन करके एकदम से गायब हो जाएंगे, तो हमारे सिस्टम को सस्पेंड कर देंगे जब तक तहकीकात जारी है। तो इमीडिएटली भी रोक सकते हैं, हमें नोटिस देके, हमसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, हमसे बात सुनने के बाद भी रोक सकते हैं और सस्पेंड भी कर सकते हैं। सारी ऑप्शंस हैं उनके पास। तो ये बस मोटी मोटी डिस्कशन है इस लॉ में। अल्टीमेटली भी इस लॉ में जो समझने वाली या रटा मारने वाली चीज़ है वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक फंड या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट किसे कहते हैं? जो पेमेंट सिस्टम के निज़ाम को चला रहा होता है उसे ऑपरेटर कहते हैं, और जो निज़ाम है उसे पेमेंट सिस्टम कहते हैं, और जब वो रजिस्टर हो जाता है तो उसको डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम कहते हैं। अब किताब की तरफ जाते हैं, 3-1 कर दीजिएगा ज़रा। अब पेमेंट सिस्टम इज एनी सिस्टम यूज्ड टू सेटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थ्रू ट्रांसफर ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। अब ये शुरू की जनरल डिस्कशन है, हर लॉ ने थोड़ी सी जनरल डिस्कशन की है, हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, हमारे लिए काम की वो डेफिनेशंस और वो चीज़ें हैं। दिस इंक्लूड इंस्टीट्यूशंस, इंस्ट्रूमेंट, पीपल, रूल्स, प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजीज दैट मेक इट एक्सचेंज। पेमेंट सिस्टम में क्या है? वो इंसान, इदारे, इंस्ट्रूमेंट, कागज़, प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाएंगे? पेमेंट सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी है, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक से, चाहे एक ही बैंक में हो चाहे डिफरेंट बैंक्स में हो, कंप्यूटर बेस्ड किसी सिस्टम से विदाउट डायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ बैंक स्टाफ। बैंक वालों की गैर मौजूदगी में आपने खुद ही किसी टेक्नोलॉजी को यूज करके पेमेंट ट्रांसफर कर दी। रेलेवेंट लॉ पाकिस्तान में पेमेंट सिस्टम का है पेमेंट सिस्टम्स एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्ट 2000। तो बस ये इंट्रोडक्शन को एक दफ़ा देख लिया, इसको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल ये कि डेजिग्नेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम क्या है? एसबीपी में डेजिग्नेट अ पेमेंट सिस्टम एज डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम। मैंने शॉर्ट यूज किया वर्ड्स, पेमेंट सिस्टम एज बाय रिटन ऑर्डर इफ नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट। एसबीपी में इंस्पेक्ट प्रेमिसेस, इक्विपमेंट, मशीनरी, ऑपरेटर्स, फलाना फलाना फलाना, ताकि वो आपको डेजिग्नेट करने के बारे में सोचे। स्टेट बैंक रिवोक भी कर सकता है आपकी डेजिग्नेशन अगर उसे लगे कि आप ऑपरेट इफेक्टिवली करना खत्म हो गए हैं। अगर ऑपरेटर ऑफ डेजिग्नेटेड सिस्टम ने कोई नोइंगली फ्रॉड किया है, गलत इंफॉर्मेशन जमा कराई है और स्टेट बैंक को लगता है कि वो गलत लोग हैं। ऑपरेटर या सेटलमेंट इंस्टीट्यूशन, ऑपरेटर वो जो चला रहा है, सेटलमेंट वो जो दरमियान में दुकानदार या और लोग हैं जिन्होंने उन पैसे के ट्रांसफर को करना है, इज इन कोर्स ऑफ बीइंग वाउंड अप। अगर पता लग जाए टेलीनॉर वाइंड अप हो रहा है तो हो सकता है स्टेट बैंक इजी पैसा के लाइसेंस भी कैंसिल कर दे। अगर उन्हें पता लग जाए टेलीनॉर डेनमार्क में बंद हो गया है, उसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन में अगर वो बंद हो गया है, तो डर ये है कि फिर पाकिस्तान में भी बंद होने वाला होगा, और फिर वो बंद होगा तो क्या होगा? लोगों के पैसे ख़राब हो सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं। वो तो अगर पाकिस्तान या कहीं पे भी अगर वो मेन ऑपरेटर या सेटलमेंट इंस्टीट्यूशन अगर वाइंड अप हो रहे हैं तो भी इनका लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं। कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन डेजिग्नेटेड रिक्वायरमेंट की या एक्ट वगैरह की अगर रिवोक हुई है या स्टेट बैंक को लगता है कि इन लोगों की डेजिग्नेशन हमें ख़त्म कर देनी चाहिए, एसबीपी रिवोक नहीं करेगा डेजिग्नेशन जब तक आपको एक अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हर्ड नहीं दे देगा। आपको समात का मौका मिलेगा, आप आएंगे, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करेंगे, अगर उसके बाद भी उन्हें लगा तो वो आपका लाइसेंस ख़त्म कर देंगे। However, State Bank may suspend the designation of PS without notice.
अगर ऐसा लगता हो कि इमीडिएट सिस्टमेटिक रिस्क इन्वॉल्व है, अगर फौरी कोई खतरा लग रहा है, तो वो आपको बगैर नोटिस दिए, बगैर आपको अपॉर्चुनिटी दिए आपके सिस्टम को होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करेंगे और देखेंगे कि आपने सही किया या गलत किया। डन। ऑपरेशनल अरेंजमेंट, डीपीएस के एक ऑपरेटर को क्या क्या करना होगा? उसको एक तो रूल्स एंड प्रोसीजर रखने होंगे, राइट्स एंड लायबिलिटीज, ऑपरेटर और पार्टिसिपेंट जो लोग आएंगे उनके क्या रूल्स होंगे, ऑपरेटर के क्या रूल होंगे। उसको कुछ कंट्रोल मेजर्स, मैनेजमेंट सिस्टम, रिस्क वगैरह से बचने का कोई निज़ाम बताना होगा। कोई क्राइटेरिया सेट करना होगा कि डेजिग्नेटेड सिस्टम में आप एंटर कैसे हो सकते हैं, कैसे इसको हासिल कर सकते हैं। और डिफरेंट मेजर्स, सेफ्टी, सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, लोगों के डाटे की जो आपके पास मौजूद है उसकी हिफाजत के अरेंजमेंट करने होंगे। इस जनरल डिस्कशन के बाद हमारे पास आ जाती हैं डेफिनेशंस। डेफिनेशन में छोटी सी बड़ी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। ऑपरेटर, कोई भी फाइनेंशियल या इंस्टीट्यूशन या कोई भी पर्सन जिसको ऑथराइज किया स्टेट बैंक ने कि तुम डीपीएस चलाओ, उस इदारे को क्या कहेंगे? ऑपरेटर। जैसे इजी पैसा के केस में टेलीनॉर। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कैसे कहेंगे? कोई भी ट्रांसफर फंड अदर देन ट्रांजैक्शन ओरिजिनेटेड बाय चेक, ड्राफ्ट और सिमिलर पेपर। वो जो कागजी इंस्ट्रूमेंट है वो नहीं, उनको हटा के कोई भी ट्रांजैक्शन विच इज इनिशिएटेड जो स्टार्ट हो इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल से, टेलीफोन से, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस, ये जो कार्ड वगैरह जहाँ स्वैप करते हैं वो जो इस तरह के होते हैं। स्टोर्ड वैल्यू कार्ड टर्मिनल, जैसे पीएसओ पे जाके आप ऑयल लें और वो उनका अपना एक ऑयल कार्ड होता है कि आप उसको वो करें तो वो उसमें से उतने पॉइंट्स माइनस हो जाते हैं। डेबिट कार्ड, एटीएम, कंप्यूटर, मैग्नेटिक टेप, और जब थक गए तो उन्होंने कहा एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो जब भी एक ट्रांजैक्शन किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से इनिशिएट हो, सो एज टू ऑर्डर, इंस्ट्रक्ट और ऑथराइज, कि वो ऑर्डर कर रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ऑथराइज कर रहे हैं किसको? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। और क्या कह रहे हैं उसे? डेबिट कर दो। या तो मैं अगर अपने मोबाइल से अपने मिज़ान बैंक की ऐप में जाके और वहाँ से अपना लेस्को का बिल पे करना चाहूँ तो मैं वहाँ से पे कर सकता हूँ। तो मैं अपने मिज़ान बैंक को ऑर्डर दे रहा हूँ, ऑथराइज कर रहा हूँ कि तुमने जाके लेस्को का ये वाला बिल जिसका ये आईडी है उसके इतने पैसे मेरे अकाउंट से निकाल के उनके अकाउंट में डाल देने हैं। तो मैंने जो किया वो एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया। तो ये लॉ का थोड़ा सा पोर्शन जो हमारे सिलेबस में है वो ये हमें बताता है कि ये चीज़ें किस तरह से चलती हैं, इनको हमने किस तरह से ऑपरेट करना होता है। क्या बात क्लियर है? देन इसी डेफिनेशन के बड़े भाई, ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है। अब इलेक्ट्रॉनिक फंड या इलेक्ट्रॉनिक मनी की डेफिनेशन है जो तकरीबन इससे सिमिलर है, एंड पे जाके चीज़ें डिफरेंट होती हैं। जी जी, पेपर में आए तो जो मांगी है वो लिखनी है। ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की डेफिनेशन है और जो हम पिछली देखेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक फंड की डेफिनेशन है। ये इलेक्ट्रॉनिक पैसे की डेफिनेशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक पैसे को ट्रांसफ़र करने की डेफिनेशन है। और वो इलेक्ट्रॉनिक पैसे को कैसे डिफाइन करते हैं? कहते हैं वो पैसा जो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र हुआ हो, यानी यही डेफिनेशन रिपीट कर देते हैं शुरू में। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मनी ट्रांसफर्ड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल, एटीएम, टेलीफोन, कंप्यूटर, मैग्नेटिक मीडियम और एनी अदर डिवाइस, सो एज टू ऑर्डर, इंस्ट्रक्ट और वही अल्फाज। अब बैंकिंग कंपनी, वहाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, यहाँ बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी अदर कंपनी और पर्सन कि वो क्या करे? डेबिट और क्रेडिट करे। तो यहाँ तक 95% डेफिनेशन सेम है। तो आप यहां तक तो वो पीछे वाली याद रखें और उसको लिखते हुए सिर्फ जो फर्क डालना है आपने, वहां पे क्या था? ऑर्डर, इंस्ट्रक्टर, ऑथराइज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और यहां पे है बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई और कंपनी। तो आप वही डेफिनेशन यहां तक लिख के आधे से ज़्यादा नंबर्स तक तो पहुंच सकते हैं डेफिनेशन के। उसके बाद चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मनी है तो इसमें कुछ और बातें भी उन्होंने शामिल की हैं। जी, क्या चीज़? आप पैराग्राफ बना के लिखना चाहें पैराग्राफ बना के लिख दें, जिस तरह से ईजी हो। लेकिन टेक्निकली ये तकरीबन वही पीछे वाली बात हो रही है, सिर्फ एक दो अल्फाज के इजाफे के साथ। कहानी से आगे शुरू होती है कि इलेक्ट्रॉनिक मनी में उसके अलावा क्या है। उन्होंने कहा एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय स्टेट बैंक। कोई भी जो स्टेट बैंक जिसको प्रिस्क्राइब कर देगा हम उसे इलेक्ट्रॉनिक मनी कह देंगे। कल को स्टेट बैंक कह देगी जी बिटकॉइन भी इलेक्ट्रॉनिक मनी है, हम मान लिया करेंगे। तो जिसको स्टेट बैंक कह दे वो तो कह ही सकता है। इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मे बी यूज फॉर मेकिंग पेमेंट्स। आपने क्या किया? मैं मिज़ान बैंक में की ऐप में गया और मैंने वहाँ से 2000 रुपये अपने मोबाइल में लोड करा लिए। अब अगर मेरे मोबाइल में मैं उन 2000 रुपये के लोड से किसी जगह पे अगर मैं कभी जाऊँ और मैं कोई चीज़ बाय करने लगूँ और वो कहें ये इस तरह से मैसेज करो, तुम्हारे मोबाइल बैलेंस में से 700 रुपये कट के हमारे पास आ जाएगा। तो जो पैसे से पैसा खरीदा वो भी इलेक्ट्रॉनिक मनी है।
मेरे पैसे बैंक में पड़े हुए थे इलेक्ट्रॉनिकली, मैंने वहाँ से उठा के अपने मोबाइल में डाल लिए, वो भी इलेक्ट्रॉनिक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ऑफ मॉनेटरी वैल्यू भी शामिल है। इसमें कोई भी इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिसमें आप पैसे या पैसे के इक्विवेलेंट रखते हैं वो भी शामिल है। स्टूडेंट्स को समझाने के लिए इसमें मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि ये आपका जो पबजी गेम के अंदर यूसी होता है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक मनी है। आपने पैसों से इलेक्ट्रॉनिकली एक और तरह के पैसे खरीदे हैं जिस पैसे से आप आगे को और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो जो वर्चुअल करेंसीज होती हैं, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, या इवन वो पीएसओ का कार्ड लिया और कार्ड के अंदर ऑलरेडी पैसे पड़े हुए हैं और आपने कार्ड स्वैप किया और आपके पैसे माइनस हो गए, तो एनीथिंग जो पैसे का इक्विवेलेंट है वो भी इलेक्ट्रॉनिक मनी। देन सबसे मुश्किल बात, टेढ़ी बात जिसको लाजमी क्राइम करना है, वो मॉनेटरी वैल्यू एज रिप्रेजेंटेड बाय क्लेम ऑन इशूअर। इशूअर था बैंक, बैंक इशू कर रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने क्लेम किया है ऑन इशूअर। मैंने क्लिक किया कि लेस्को को पेमेंट करो। किसको हुक्म दिया? इशूअर को। मेरा इशूअर बैंक था, बैंक के पास मेरे पैसे थे, उसने इशू करना है। तो क्लेम ऑन द इशूअर विच इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक, जो किसी डिवाइस के ऊपर स्टोर्ड है, मैंने उसको क्लिक किया है। और पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूड, इशू है ऑन रिसीट ऑफ फंड्स ऑफ एन अमाउंट नॉट लेस इन वैल्यू देन मॉनेटरी वैल्यू इशूड। जब मैं करूंगा तो उतने ही पैसे ट्रांसफर हो जितने मैंने कहीं, उससे कम ट्रांसफर ना हो। तो मैंने कहा लेस्को का मेरा इतने हज़ार का इतना ये वाला बिल है, ये आपने पे करना है, तो उसने उतने ही पैसे मेरे अकाउंट में से निकाले और उतने ही जाके लेस्को में अदा कर दिए। एक्सेप्टेड एज मीन्स ऑफ पेमेंट बाय अंडरटेकिंग अदर देन इशूअर। इशूअर के अलावा लेस्को भी तो मानता हो कि मिजान से पेमेंट हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉनिक मनी एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल पे चीज़ स्टोर हुई हुई जिसको आप इलेक्ट्रॉनिकली इस्तेमाल कर सकते हैं और आप ऑर्डर देके उसको कहीं और भेज सकते हैं, लेकिन वहाँ भेज सकते हैं जो हमारे इशूअर के अलावा वो भी इसको एक्सेप्ट करता है। ये सिर्फ समझाने वाली बात थी, आपने रट्टा मार लेना है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक मनी और इलेक्ट्रॉनिक जो है ना उसके हम लोगों ने जिक्र किया थ्रू आउट। तो इस चैप्टर में 2 लॉस थे, हमने दूसरे लॉ के जिक्र किया। अब हम चलते हैं तीसरे लॉ की तरफ। 1 2 3 कर दीजिए, मतलब 1 और 3। दामन वक्त में गुंजाइश कम से कम। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कौन सी भाईजान? अगर है ही 2-2 सफ़े के लॉ, इसमें फर्दर क्या करना है? जो गैर ज़रूरी डिस्क्रिप्शन है उसको उड़ा दें, लेकिन डेजिग्नेशन भी पूछी जा सकती है, लाइसेंस का रिवोक भी पूछा जा सकता है और जालिम डेफिनेशन में से कोई भी पूछी जा सकती है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये नहीं आएगी या ये आएगी, तो ये बेहतर है कि आप डेफिनेशंस कर लें। हाँ, जब आप ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो सर उसामा थोड़ी बहुत आपको इसमें मज़ीद वो बता सकते हैं, थोड़े से और शॉर्टकट, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं कम से कम पूरा पढ़ाऊँ, बजाय इसके कि मैं कहूँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट और मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँ। मेरी तरफ से फोकस पूरे चैप्टर पे हो, समझना पूरा चैप्टर है। याद करते हुए अगर आपको लगे कि थोड़ी दिक्कत हो रही है, और मेरे ख्याल में अगर 2-2 सफ़े याद करने से चीज़ें बन रही हैं, यानी ये 16, 17, 18, इसमें 6 लॉज हैं और सब तकरीबन 2-2 सफ़े के हैं, और औसतन 12, 13, 14 नंबर का सवाल इन 3 चैप्टर्स में से आ रहे होते हैं और होते भी रटे वाले हैं। तो इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जो मार्जिन है वो जो 6 के 6 लॉज ने अपने इंट्रोडक्शन पे थोड़ी सी बहस की है वो निकाल दें, तो शायद 12 सफ़े अगर टोटल मैं काउंट करूँ और वो फालतू चीज़ें मैं माइनस कर दूँ तो 9 के करीब सफ़े ऐसे बच जाएंगे, 9 सवा 9, जो याद करने से 12-13 नंबर पक्के सिक्योर हो जाते हैं। तो इसलिए मत सोचें इसमें शॉर्टकट के बारे में। कंपटीशन का लॉ, कंपटीशन किसे कहते हैं? क्या है कंपटीशन? मुकाबला। कंपटीशन यानी कि मुकाबला हमेशा एक बड़ी अहम चीज़ होती है। इससे होता क्या है कि मार्केट को फ़ायदा हो जाता है। मैं अक्सर इस चीज़ को कोट करता हूँ। 2024 में है, हम 19 साल पहले या तकरीबन आप लगा लें 20 साल पहले मैंने 13,000 रुपये दिए थे कैफ का एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। 20 साल पहले बहुत ही गुजारा मुजारा टीचर्स थे, चूँकि हम चूज़ नहीं कर सकते थे अपनी पसंद का टीचर। कॉलेज बताता था कि ये टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। जिस दिन क्लासेस शुरू होनी थी उस दिन हमें टाइम टेबल मिलता था, और टाइम टेबल जब हमें मिला था तो एक क्लास सुबह होती थी, फिर 3 घंटे का गैप, फिर एक दोपहर में होती थी, और फिर 4.5 घंटे के बाद एक मगरिब के बाद होती थी। इसलिए उनके पास 4 कमरे थे और उन्होंने 11 बैचेस चलाने थे। उसमें कोई डिस्काउंट नहीं था, कोई बेनिफिट नहीं था, किताबें भी खुद ख़रीदनी है, सारा कुछ खुद करना है।
20 साल बाद उससे कहीं ज़्यादा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा तूफ़ानी टीचर्स के साथ, उस वक्त से बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंस के साथ, बड़े महंगे टीचर्स के साथ, बड़े महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, उस वक्त एसीज़ वगैरह चलाना भी ना बहुत गुनाह समझा जाता था, बड़े महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवरहेड्स के साथ, और 20 साल के बाद वाले इन्फ्लेटेड दौर में इस वक्त हम खुद इस वक्त 19,000 रुपये में प्री इनरोलमेंट दे रहे हैं फिज़िकल की। तो 20 साल बाद वो चीज़ 50,000 पे जा चुकी होती, 60,000 पे जा चुकी होती। बट थैंक्स टू कंपटीशन, जब कंपटीशन आता है, पहले क्या होता था, एक आध मतलब मेरे टाइम पे एक कॉलेज सीए के लिए मशहूर था, एक एसीसी के लिए मशहूर था, 2 टोटल कॉलेज होते थे। अब क्या है, 7-8 कॉलेजेस हैं, मुकाबला है, हर लेवल पे मुकाबला है। कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो हल्की फ़ीस ले रहे हैं, हल्का पढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो दरमियानी फ़ीस ले रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो महंगी फ़ीस ले रहे हैं। तो अब क्या है कि कंपटीशन सा बन गया है कि कॉलेजेस एक दूसरे को तोड़ने के लिए, कॉलेजेस एक दूसरे के मुकाबले पे फ़ीस को बढ़ा नहीं पा रहे। जितने खर्चे हो गए हैं, ये फ़ीस 40-50 हज़ार पे भी जस्टिफाइड होती, लेकिन चूंकि एक बड़ा ज़बरदस्त कंपटीशन बन गया तो फ़ीस कंट्रोल हो गई। अब बच्चे को बहुत ही कम पैसों में बहुत अच्छी एजुकेशन मिल गई, यानी कि बच्चे का हमारी क्लास में मौजूद या कॉलेज मौजूद हर बच्चे का जो छोटा भाई भी है, वो उसकी स्कूल का खर्चा भी उसकी यहाँ की फ़ीस से कम होगा, क्योंकि स्कूल्स महंगे, कॉलेजेस महंगे, ट्यूशन्स तक महंगी। तो ये सस्ता होने के पीछे कंपटीशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। क्वालिटी भी अच्छी मिली बच्चे को, पैसे भी कम देने पड़े थैंक्स टू कंपटीशन। मैं बात करता हूँ सन 2000 के मोबलिंग की। मोबलिंग की सिम उस वक्त 6,000 रुपये की आती थी, 3,000 टैक्स होता था और 3,000 की आप सिम खरीदते थे। कम से कम कार्ड 600 रुपये का होता था, मतलब 600 से कम का बैलेंस आप डाल नहीं सकते। कॉल के रेट अलग अलग होते थे, सेम शहर में कॉल करो अलग रेट है, दूसरे शहर में कॉल करो अलग रेट है। कॉल रिसीव करने के भी पैसे लगते थे। कराची से अगर कॉल पंजाब में आई है तो 32 रुपये पर मिनट सुनने वाले को चार्ज होते थे, करने वाला तो दिवालिया हो जाता था, शायद 200 या शायद 350 रुपये पर मिनट होता था। तो जिसको कॉल आती थी फ़ौरन से कहता था बंद करो, मैं पीसीओ जाके तुम्हें कॉल करूँगा। वो पीसीओ में जाके 4-5 रुपये दे के और कॉल पे बात होती थी। तो इस तरह के महंगे रेट होते थे। इंटरनेट एग्जिस्ट ही नहीं करता था, 4G बहुत दूर की बात है, 2GB भी नहीं था, इतना ज़्यादा इस्तेसाल था। आज मेरे पास वही मोबाइलिंग है और आज वो 400-500 रुपये में पूरे महीने का अनलिमिटेड इंटरनेट भी मिल जाता है, दूसरे नेटवर्क्स पे मिनट्स भी मिल जाते हैं, पता नहीं क्या क्या है। 4G भी ऐसा कि बेहतरीन 37-38 MB की रफ्तार दे रहा होता है आपको, और पैसे बड़े थोड़े से। आज सिम के लिए पैसे नहीं देने पड़ते, बल्कि सिम फ्री मिलती है और उसमें पैसे डले हुए होते हैं। ये सब क्यों हुआ? कंपटीशन की वजह से। तो कंपटीशन इज़ द थिंग जिससे कंज्यूमर्स को फ़ायदा होता है। तो गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि उनके तमाम एक्टिविटीज़ में क्या रहे? कंपटीशन। तो गवर्नमेंट हर वक्त ऐसे कवानीन बनाती रहती है जिससे कोई इस्तेसाल ना करे लोगों का, लोगों के साथ जुल्म ना करे, नाइंसाफ़ी ना हो जाए, को अपनी पोजीशन को मिसयूज़ ना करे। तो कंपटीशन का लॉ आया। पुराने ज़माने में एक अथॉरिटी होती थी, मोनोपोली कंट्रोल अथॉरिटी MCA, उसको ख़त्म किया और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लेके आए। तो एक लॉ बना जिसका मकसद था कि एक इदारा बने जिसका नाम हो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये इदारा कंपटीशन की राह हमवार करे और ये इदारा पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोगों को कंपटीशन पे प्रमोट करे, कुछ रूल्स बनाए और जो उन रूल्स की खिलाफ वर्जी करे ये इदारा उनको सज़ा देते। ये इदारा इतना पावरफुल है कि ये गवर्नमेंट के इदारों को भी सज़ा दे सकता है। इसने ICAP तक को 2 दफ़ा सज़ा दी है। ICAP ने एक दफ़ा कहा कि ACCA वाले लोग नहीं एंटर होंगे और वो एग्जाम्शन नहीं लेंगे। पहले ACCA करके कैफ लेवल एग्जाम्प्ट हो जाता था, ACCA वाले डायरेक्ट CA फाइनल में आते थे। ICAP ने फिर अपने बच्चों को बचाने के लिए उनको मना कर दिया, उन्होंने केस कर दिया ICAP पे। तो कंपटीशन ने कहा कि ICAP ने अपनी पोजीशन को मिसयूज़ किया है और उन बच्चों को आने से रोक दिया। इसी तरह से ICAP ने एक टाइम पे फ़ीस डिफ़ाइन की कि ऑडिट करने की फ़ीस कम से कम इतनी होनी चाहिए ताकि क्लाइंट को अच्छी क्वालिटी मिले। तो कंपटीशन कमीशन ने कह दिया आपने जनाब ये मिनिमम फ़ीस फिक्स करके आपने तो इस्तेसाल कर दिया है। कहने का मतलब ये इदारा इतना तगड़ा है कि ये अपने पैरेलल लेवल के इदारों को भी सज़ाएँ दे सकता है। तो इसका मकसद है मुल्क के अंदर कंपटीशन की फ़िज़ा हमवार करना। 4 चीज़ों पर ये मेनली काम करता है। किसी की डोमिनेंट पोजीशन हो उसको मिसयूज़ करने से रोकता है। कुछ इदारों को जो मिलजुल के ऐसे एग्रीमेंट कर लें जिससे कंपटीशन तबाह हो जाए उनको रोकता है। गलत मार्केटिंग प्रैक्टिसेस जिससे आप धोखा दे के लोगों को अपनी तरफ राग़िब कर लें उससे रोकता है। और ऐसे मर्जर्स को रोकता है जिससे मार्केट का कंपटीशन तबाह हो जाए या उनके लिए कुछ शराइत ऐड कर देता है। जैसे मोबिलिंक और वारिद का जब मर्जर हो रहा था तो कंपटीशन कमीशन बीच में आया, उसने 5-6 महीने तक दोनों को एक दूसरे के रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं करने दिए और कोशिश की कि मर्जर होने के बाद भी मार्केट में बाकी सबका सफाया ना हो जाए, वो लोग भी अच्छे तरीके से चलते रहें।
थीम समझ आ रहा है? बस इतना सही थीम है, बाकी सिर्फ रट्टा है इस लॉ में। जो इस लॉ में अचानक से उन्हें याद आया कि हम गुड्स की बात करें तो गुड्स की डेफिनेशन दे दी, रिटेलर की डेफिनेशन दे दी, होलसेलर की। मुझे नहीं समझ आ रहा कि पता नहीं किस बेस पे वो डेफिनेशन उठा के डालते गए। बस उन्होंने पेट भरना था कि जहां हमारे 2 सवा 2 सफ़े पूरे हो जाएं हम उतना लॉ बच्चों को बता दें। तो ये 6 लॉज में आईकेएप की ख्वाहिश आपको वो लॉ समझाना नहीं है इन डिटेल, आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन देना है कि इस तरह के लॉज होते हैं, ताकि आपको पढ़ते हुए समझ आए और आप उसके मुताबिक चल सकें। किताब की तरफ आते हैं। 3 जज़ाकल्लाह। कंपटीशन एक्ट 2010। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपटीशन एक्ट is to ensure free competition in all spheres of commercial and economic activity, to enhance economic efficiency and to protect consumer from anti-competitive behavior, and to provide for establishment of Competition Commission of Pakistan to maintain and enhance competition। ये जो inverted commas के दरमियान लिखा है ना, इसे याद कर लीजिएगा। पेपर में अगर वो पूछें कंपटीशन का मकसद क्या है तो आप बता दें। फिर आप कहें इस एक्ट ने कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाया, जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, कौसाई रेगुलेटरी, खुद ही अपने लॉ बनाते हैं, कौसाई जुडिशल खुद ही से एहतसाब करते हैं, खुद ही से सजाएं सुना देते हैं। यानी ऐसी बॉडी है कि ये इसकी अपनी अदालत है, इसके अपने कवानीन है, खुद लोगों को बुलाता है, खुद उनका एहतसाब करता है, खुद उनको सजाएं दे देता है। तो ये काफ़ी पावरफुल किस्म की बॉडी है। अब कंपटीशन जब आया तो उन्होंने कहा कि जी हम कुछ डेफिनेशन भी आप देख लें। गुड्स किसे कहते हैं, बच्चों को बता रहे हैं। गुड्स कहते हैं किसी आइटम को, रॉ मटेरियल को, प्रोडक्ट को, बाय प्रोडक्ट को जो पैसे से बेची जाती है। रिटेलर किसे कहते हैं, सेल ऑफ एनी गुड्स से रिलेटेड वो बंदा जो गुड्स बेचता है किसी और को अदर देन फॉर रीसेल। रिटेल जो आम दुकानदार है हमें देता है, हमें कंज्यूम करने के लिए देता है, रीसेल के लिए नहीं देता। लेकिन होलसेलर वो शख्स है जो किसी आगे रिटेलर को किस लिए देता है, रीसेल। तो अ पर्सन हु परचेज गुड्स एंड सेल देम टू एनी अदर पर्सन फॉर रीसेल वो होलसेलर है, और जो अदर देन फॉर रीसेल देता है वो रिटेलर है। फिर उन्होंने कहा जी मार्केट किसे कहते हैं, मार्केट उसे कहते हैं जिसको सीसीपी मार्केट कहे। और सीसीपी 2 तरह की चीज़ों को मार्केट कहता है, प्रोडक्ट मार्केट और ज्योग्राफिक मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट कहते हैं फॉर एग्जांपल मैं कहूँ एसीओ की मार्केट, फर्नीचर की मार्केट, कंप्यूटर की मार्केट, लैपटॉप की मार्केट, मोबाइल की मार्केट, ये कहलाएगी प्रोडक्ट मार्केट। ज्योग्राफिक मार्केट में कहूँ लाहौर की मार्केट, बरकत मार्केट, गार्डन टाउन की मार्केट, डिफेंस की मार्केट, पंजाब की मार्केट, पाकिस्तान की मार्केट, जनूबी एशिया की मार्केट, यूरोप की मार्केट। जब भी मैं लोकेशन के हिसाब से बताऊंगा तो ज्योग्राफिक मार्केट, और जब भी मैं प्रोडक्ट के हिसाब से बताऊंगा प्रोडक्ट मार्केट है। तो प्रोडक्ट मार्केट वो जिसमें वो या उस जैसी चीज़ों के सब्स्टिट्यूट हैं तो उस मार्केट को प्रोडक्ट मार्केट कहेंगे। और ज्योग्राफिक मार्केट कहेंगे इलाके के हिसाब से। जब एक इलाके में कंपटीशन दूसरे इलाके से डिफरेंट होगा, एक इलाके में चीज़ें दूसरे इलाके से डिफरेंट चल रही होंगी तो हम इसको कहेंगे ज्योग्राफिक मार्केट है। अब अगर बरकत मार्केट और फैसल टाउन की मार्केट में सेम रेट हो तो हम इन दोनों को कंबाइन एक ज्योग्राफिक मार्केट कहेंगे। लेकिन अगर दोनों में रेट फ़र्क होंगे, तरीके फ़र्क होंगे, बेचने का निज़ाम फ़र्क होंगे तो हम उनको अलग अलग मार्केट्स कहेंगे। बिला वजह की डिस्कशन अचानक से शुरू कर दी। अच्छा वाला माहौल कुछ और बनाया था और अचानक से डेफिनेशंस दे दी। माहौल क्या बनाया था, कंपटीशन कमीशन 4 चीज़ों को रोकता है, डोमिनेंट पोजीशन को मिसयूज़ करने से, कुछ प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट से, डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस करने से, और ऐसे मर्जर जिससे कंपटीशन कम हो जाए, इससे कौन रोकता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हमारी किताब ने मर्जर्स पे बात नहीं की, इन 3 की एग्जाम्पल्स दे दी। एग्जाम्पल्स की लिस्ट आपको नज़र आ रही होगी, हमने उसको क्रैम करना है, वक्त कम है, हम तेज़ी से उसे पढ़ के मोटा मोटा समझ लेते हैं कि उसमें क्या बात है, या हमें 1 भी ऑफ करना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह। रिवर्स चलते हैं, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, ऐसा धोखा देने वाली मार्केटिंग जिससे आप लोगों को कंपेटिटर से गुमराह करके अपनी तरफ ले आएँ और अल्टीमेटली उसका फ़ायदा उठा लें। मुझे लग रहा है कि चाय बेचारी रास्ते में गिर गई, वो ला रहे होंगे, बारिश शदीद हो गई होगी, वो फिसल गई होगी ट्रे और वो सारी चाय गिर गई होगी। नसीब से तो नहीं लड़ सकते ना, क्या ऐसा ही हुआ है? नहीं सर, आपने ऑर्डर दिया वो दूध लेने के। हाँ जी, इंतज़ामिया हमें बताएगी जी, क्या ऐसा ही हुआ है? आ गई है चाय, बन रही है चाय, ठीक है, सही है। बस अल्लाह करे वो इनके ख़त्म होने तक 20 मज़ीद मिनट लग जाएंगे और उसके 10 मिनट बाद चाय आ जाएगी, तब तक अगली क्लास के बच्चे आ चुके होंगे। अवाम में गम और गुस्सा पाया जाता है। ठीक है जी, जो लोग बाद में आए उन्हें बता दो, अरे जो बाद में आए उनकी तो चाय हमने मंगवाई नहीं। जो लेट आए हैं, जो टाइम पे आ गए थे बारिश में, बेचारे भीगे हुए बच्चे, परेशान ज़्यादा बच्चे, उनके लिए हमने चाय मंगवाई। और जो बाद में बारिश के रुकने का इंतज़ार करने के बाद आए तो उनको तो फिर चाय नहीं मिल पाएगी, शेयर कर लेंगे। चलिए, जब चाय आए तो आपने पहला राइट उन्हें देने जो पहले से बैठे हुए थे। हमने एहतियातन कुछ इजाफी मंगवाई थी, लेकिन बच्चे थोड़ा हमारे एहतियात से थोड़ा ज़्यादा ही आ गए, तो देख लेते हैं।
एंड पे बच गई तो वो आपकी किस्मत। तो क्या है डिसेप्टिव मार्केटिंग? क्या हरकतें हैं जिससे आप धोखा देंगे मार्केटिंग करके और दूसरों को अपनी तरफ राग़िब करके उनके साथ नुकसान कर देंगे? उन्होंने कहा इसमें कुछ फॉल्स या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जिससे आप अपने कंपेटिटर दूसरों को नुकसान दें। अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे नहीं यार वो तो गलत लोग हैं, नहीं वो तो गलत तरीके से करते हैं, वो तो जो है फ़र्ज़ करें कोई आके कहे कि जी ये SBI वाले इतने अच्छे टीचर्स हैं, इतने अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, सिर्फ 19,000 इनकी फ़ीस क्यों है? तो आगे से कोई कहते वो इसलिए कि टीचर बीच में छुट्टी कर लेते हैं इसलिए कम पैसे हैं, और इसलिए कि वो किताब बच्चों को जो देते हैं वो फटी हुई किताबें होती हैं, इस वजह से वो कम पैसे ले रहे हैं। तो इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे जिससे आप दूसरों का नुकसान करने की कोशिश करेंगे, तो ये डिसेप्टिव मार्केटिंग है। ऐसी फॉल्स या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन कस्टमर को जिसमें कोई रीजनेबल बेसिस ही नहीं है, प्राइस, करैक्टर, मेथड, प्लेस और प्रोडक्शन कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कॉलेज ने अनाउंस कर दिया आ जाओ जी हमारी बड़ी सस्ती फीस है, ले जाओ हमसे 19,000 रुपये में क्लासेस। बच्चों ने जनाब धड़ एडमिशन कराया और बाद में कॉलेज ने कहा ये पोर्टल पकड़ो, ये ऑनलाइन क्लास की बात हो रही थी। मैंने कहा भाई क्या क्या बात करते हो, मैं तो फिजिकल एडमिशन लेना था। उन्होंने कहा हमारे एडमिशन में कहाँ लिखा था फिजिकल। तो इस तरह की बात जिससे धोखा हो जाए, कन्फ्यूजन हो जाए, इसका नेचर क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है, इसकी प्राइस क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, तो इस तरह के धोखे। या फॉल्स या मिसलीडिंग कंपैरिजन ऑफ गुड्स इन एडवर्टाइजमेंट। आप एडवर्टाइजमेंट करते हुए गलत कंपैरिजन कर रहे हो, गलत चीज़ को गलत चीज़ से कंपेयर कर रहे हो, और उसके बाद जो है वो आप यानी कि लोगों को गलत कंपैरिजन दें। जैसे अक्सर वो होता है जी पाकिस्तान की सबसे सस्ता नेटवर्क, सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल, सबसे ज़्यादा ये करने वाला, जब आप इस तरह के कंपैरिजन देते हैं जिसमें आधा झूठ आधा सच होता है तो वो भी डिसेप्टिव मार्केटिंग कहलाती है। एंड फाइनली फ्रॉडलेंट यूज़ ऑफ अनदर ट्रेडमार्क, फर्म नेम, प्रोडक्ट लेबलिंग या पैकेजिंग। सर्फ एक्सेल गरीब के साथ हमेशा ये होता है, वो महंगा सर्फ है तो बहुत सारी लोकल कंपनियां सर्फ बनाती हैं, उसकी शक्ल सर्फ एक्सेल जैसी रखती हैं, उसका मोनोग्राम और इस तरह से करके, और सर्फ एक्सेल ही एंड पे छोटा सा ई लगा देती हैं, और वो वहाँ जहाँ सर्फ एक्सेल पड़ा होता है उसके पास वाली जगह पे वो दुकान वालों को पैसे देते हैं कि जी आपने रखना ऐसे सर्फ एक्सेल के पास ही है। अब सर्फ एक्सेल से उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाफ होती है और प्राइस उन्होंने सर्फ एक्सेल के करीब करीब की रखी होती है, दिखने में भी सेम होता है। मेरे जैसा एक अनाड़ी बंदा जाए और उसको घर वालों ने कहा जी सर्फ एक्सेल लेके आना है, तो मैं जाके देखूंगा, मुझे जो सर्फ एक्सेल जैसी चीज़ नजर आएगी मैं उठा के कार्ट में डाल के पे कर दूंगा। तो इस तरह के धोखे जैसे आप दूसरों का नाम, लेबल, पैकेजिंग यूज़ कर रहे हैं, तो झूठी इन्फॉर्मेशन दूसरे के बारे में फैलाना, अपनी इन्फॉर्मेशन गलत बताना, गलत कंपैरिजन देना या किसी और के ट्रेडमार्क वगैरह को यूज़ करना, ये सब डिसेप्टिव मार्केटिंग है। कंपटीशन कमीशन इससे मना करता है। इसे पीछे चलें तो एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन का मतलब ऐसी प्रैक्टिसेस जिससे आप प्रिवेंट, रिस्ट्रिक्ट या रिड्यूस या कम कर रहे हैं कंपटीशन रेलेवेंट मार्केट में। डोमिनेंट पोजीशन का मतलब आप तगड़े हैं। अब आप तगड़े हैं तो आप उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें हमें पता है कि बच्चों ने कंपनी लॉ में आना ही हमारे पास है तो हम रख दें 35,000 फीस, क्योंकि हमें पता होगा कि जी जब भी आप तहकीक करेंगे तो कहेंगे यार कंपनी लॉ वाले तो अंकल यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो अब यहाँ 35,000 फीस कर दें और उसके बाद आप लोगों का इस्तेहसाल करें, तो ये गलत बात है। हम अपनी डोमिनेंट पोजीशन अगर रखते भी हों तो हम उसको मिसयूज़ नहीं करेंगे, हम वही करेंगे जिस तरह से मार्केट में सारे प्रैक्टिस करते हैं। तो आपने अपनी पोजीशन को अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो फिर अच्छा खासा कबाड़ा हो सकता है। यानी मज़े की बात है कि नॉर्मली पहले 3 पेपर्स जो है वो लोग उठाते हैं, FR1, टैक्स और बी लॉ। कुछ लोग बी लॉ के बजाय CM में उठा लेते हैं। मज़े की बात है अगले जो तीनों पेपर उठाने उन तीनों में हम सबसे स्ट्रॉन्ग है, अल्लाह का शुक्र है, चाहे वो सी लॉ हो, चाहे वो FR2 हो, चाहे वो CM में हो। तो अब हमारे लिए तो बहुत इजी है, हमें पता है कि बच्चों ने आना ही आना है, तो हम पाबंद कर दें कि जी आपने लाजमी 3 पेपर उठाने हैं और हम लोगों को एक्सप्लॉइट करें। हम उल्टी तरफ जा रहे हैं, एक तो हमने फीस भी मुनासिब रखी हुई है, ऊपर से हम कहते हैं जो 3 पेपर इकट्ठे उठाएगा पर पेपर लिस्ट प्राइस पे 5-5 हज़ार से और ऑफ हो जाएगा, वो ट्रायो पैकेज है। शायद आसपास कहीं उसकी स्टडी भी देखी हो। मार्केटिंग में हम ज़रा कमज़ोर हैं थोड़े। तो कहने का मतलब है कि अगर आप डोमिनेंट पोजीशन रखते हो और आप इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाएं, हमें पता है कि लोगों ने आना है हमारे पास, तो हम ज़ालिमाना प्राइसेस रख दें और बड़े ख़तरनाक से रूल्स रख दें, लोगों ने फिर भी आना है, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हमने इनकी खिलाफ वर्जी की है। अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन समझ आ रहा है? तो जिसकी डोमिनेंट पोजीशन हो उसको ख्याल करना चाहिए, उसको इस्तेहसाल नहीं करना चाहिए, एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, उसको एकोमोडेट करना चाहिए ताकि कंपटीशन की राह हमवार हो, रादर देन कि वो बिल्कुल सबका सत्यानाश फेर दे। अब जो डोमिनेंट है वो अगर प्रोडक्शन लिमिट कर दे, वो कहे जी हमने तो
बनाने ही सिर्फ 1000 गुड्स हैं। अब हम कहेंगे जी कंपनी लॉ के अंदर हमने 100 से ज़्यादा एडमिशन देने ही नहीं है और फीस है 35,000, तो अब जंग चल पड़ेगी कि कौन है वो शुरू वाले लोग जो कि उन 100 में एडमिशन ले लें। तो ये गलत हो जाएगा अगर हम अपनी प्रोडक्शन रोक दें, जबकि हम अगर कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं और हम खामखा कैपेसिटी ना बढ़ाएं। तो अगर आप प्रोडक्शन लिमिट कर दें, सेल लिमिट कर दें, अनरीजनेबल इंक्रीज कर दें प्राइस में, अदर अनफेयर कंडीशंस लगा दें कि अच्छा जी कंपनी लॉ पढ़ना है, सारे पैसे पहले देने पड़ेंगे, जो 100% अवार्ड देगा उसे कंपनी लॉ पढ़ाएंगे वरना नहीं पढ़ाएंगे, तो गलत हो जाएगा। वक्त कम है, अदरवाइज हर किसी पे हमारे सेक्टर में ही इतनी सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन अब वक्त कम है, तेजी से चलते हैं। अगर आप डिफरेंट प्राइसेस डिफरेंट कस्टमर से चार्ज करें, किसी से कोई बगैर किसी उसके रीज़न के, तो वो गलत होगा। हाँ, एक बंदे को आपने इसलिए कम चार्ज की कि वो बेचारा मुश्किल में था, उसके हालात फाइनेंशियल ख़राब थे, वो उसको आपने लोन दिया, फैसिलिटेट किया। लेकिन अगर आपने बगैर किसी रीज़न के किसी को कम किसी को ज़्यादा प्राइस चार्ज की कि मेरी मर्जी मेरा बिजनेस है, तो वो गलत है। अगर आपने सेल कंडीशनल रख दी कि 100 गुड्स या सर्विसेज के साथ टाइन कर दिया, आप वेव्स के पास गए, हमने कहा जी हमने एसी खरीदना है, उन्होंने कहा एसी उसी को बेचेंगे जो वॉशिंग मशीन खरीदेगा। वॉशिंग मशीन नहीं बिकती थी उनकी, एसी बिकता था, उन्होंने उसको क्या कर दिया, लिंक कर दिया। जैसे आप एक कॉलेज में जाके कहते हैं कि जी मुझे ये सब्जेक्ट की क्लास लेनी है, वो कहते हैं हम एक सब्जेक्ट तो देते ही नहीं, कम से कम 2 उठाओगे तो हम एडमिशन देंगे वरना नहीं देंगे। टाइन्स कहलाते हैं। आप बाउंड कर देते हैं एक बंदे को कि आपकी एक चीज़ के साथ दूसरी लाजमी खरीदे, ये तो फिर कनेक्टेड है। समटाइम आप डिसकनेक्टेड चीज़ के साथ बाउंड कर देते हैं। कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस ऑफ अदर पार्टीज ऑफ सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन, कुछ और चीज़ें विद बाय नेचर और अकॉर्डिंग टू कमर्शियल यूजेज हैव नो कनेक्शन विद सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फर्ज करें मेरी जूतों की दुकान हो, अलग से एक अलग बिजनेस हो, और एक बच्चा यहाँ आके कहे मैंने कंपनी लॉ में एडमिशन लेना है। हम कहेंगे जी कंपनी लॉ में एडमिशन उससे मिलता है जिसने कम से कम आब्दी साहब की दुकान से जूतों का एक सेट खरीदा हो, उसकी रसीद ला के दो, कंपनी लॉ में एडमिशन मिल जाएगा। आप कहेंगे भाई जूतों का कंपनी लॉ से क्या ताल्लुक? हम कहेंगे हमारी मर्जी। तो अगेन टाइन्स में क्या था, आपने अपनी ही रिलेटेड प्रोडक्ट के साथ उसे टाइन कर दिया था, और इधर तो आपने बिल्कुल ही डिसकनेक्टेड चीज के साथ टाइन कर दिया। तो मेकिंग कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस ऑफ अदर पार्टीज ऑफ supplementary इजाफी obligation which by their nature या according to commercial use have no connection with subject of the contract। फिर क्या हो सकता है, डिसिमिलर कंडीशन इक्विवेलेंट ट्रांजैक्शन में डिफरेंट लोगों के लिए लगा दी। ये भाई आए इनको 5 इंस्टॉलमेंट्स कर दी, वो भाई आए उनसे एक दिन सारे पैसे पकड़ लिए, उनका इंस्टॉलमेंट हमने कहा भाग जाओ चक्करी कोई नहीं, इनको इंस्टॉलमेंट में इंस्टॉलमेंटें दे दी। तो हमने पोजीशन को मिसयूज़ किया, हमने कहा हमारी इनसे दोस्ती है हम इनको इंस्टॉलमेंट देंगे, इनसे दोस्ती नहीं है इनको इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे, तो गलत हो जाएगा। ड्राइविंग कंपेटिटर आउट ऑफ मार्केट, प्रिवेंटिंग न्यू एंट्री, क्रिएटिंग मोनोपोली, मार्केट से कंपेटिटर को बिल्कुल फारिग कर दिया। हमें पता है पीआरसी से जब बच्चे बाहर निकलते हैं और उसके बाद उन्होंने फिर FR1 वगैरह पढ़ना होता है, तो अब हमें पता है कि अगर FR1 में हमारी अच्छी स्टैंडिंग है तो हम क्या करते हैं, हम रख दें 1000 रुपये प्राइस, और हम जो है वो 4-5 कमरे जोड़ के 500 बच्चों का कमरा बना दें और ऑनलाइन के अनलिमिटेड एडमिशन अनाउंस कर दें और 1000 रुपये में एडमिशन हो। ऑनलाइन में 500 और फिजिकल में 1000। होगा क्या, फ़ायदा तो हमें भी नहीं होगा, लेकिन हम मार्केट के 4-5 हज़ार बच्चों को अपने पास ला के पाक कर लेंगे। फिर ये बच्चे आगे कोई भी सब्जेक्ट उठाएंगे तो उसमें से आधे सब्जेक्ट वो हमारे पास से उठा रहे होंगे। तो हमने क्या किया, कंपेटिटर का सत्यानाश फेर दिया प्रीडेटरी प्राइसिंग से। प्रीडेटरी कहते हैं कातिल प्राइस, जो कत्ल कर दे, जो सारे कंपेटिटर्स को बिल्कुल लिटा दे, उनको बिल्कुल सत्यानाश फेर दे उनका। तो ड्राइविंग कंपेटिटर आउट ऑफ मार्केट या न्यू एंट्री को प्रिवेंट करना या मोनोपोली बनाना बाय प्रीडेटरी प्राइसिंग। तो अगर हम कभी स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए उनको कोई चीज़ फ्री में भी देते हैं तो हम तब देते हैं जब कॉलेजेस ने अपने एडमिशन प्रोसेस कर लिए होते हैं। हम हर सेशन इम्तिहान से 2 महीने पहले अपने सारे सब्जेक्ट्स किसी ना किसी फॉर्म में लोगों को फ्री भी अवेलेबल कर रहे होते हैं, और उसके बाद जैसे ये क्रैश कोर्स टाइप की चीज़ है। तो मतलब इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन अगर शुरू में करेंगे तो वो कंपटीशन कमीशन के अगेंस्ट हो जाएगा कि हमने मार्केट का कंपटीशन साफ करने के लिए चीज़ फ्री दे दी है, वो कर दिया। अब इस तरह का क्रैश कोर्स हम शुरू में करा दें, बच्चे कहें यार वो कॉलेज 6 महीने में वो कराते हैं, ये जनाब 12 दिन में कराते हैं, इधर आ जाएँ। और उन 12 दिन में मैं कहूँ कि ये इस तरह से है, लेकिन इसकी टेस्टिंग होगी, इसकी ड्राफ्टिंग अलग से होगी, बस अब आपने 6-6 हज़ार रुपये जमा कराने हैं, तो ये गलत हो जाएगा। बाइकआउट कर दें, एक्सक्लूड कर दें बाकियों को, आप बाकियों को सिस्टम से निकालने की कोशिश करें, आप उनके खिलाफ तहरीक शुरू कर दें। आप गवर्नमेंट से कहें, टोयोटा वाले गवर्नमेंट से कहें किसी नई कंपनी को गाड़ी बनाने की अब अगर इजाज़त दी ना तो हमने पाकिस्तान से सेटअप समेट लेना है, तो ये गलत होगा। आप अपनी पोजीशन को मिसयूज़ करके गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे हैं कंपटीशन रोकने के लिए। रिफ्यूज़ टू डील, अगर एक बिजनेस का आपको हमने एडमिशन देना, ये भाई पहुँचे हैं एडमिशन कराने के लिए, मैंने एडमिशन कराना है सीलो में, उन्होंने कहा नहीं आपको एडमिशन देंगे। उन्होंने कहा अच्छा चलें सीलो नहीं, मुझे FR2 में, उन्होंने कहा एडमिशन ही नहीं है। उन्होंने कहा अभी मेरे साथ एक दोस्त करा के गया है, उन्होंने कहा हाँ ठीक है आपके लिए नहीं है। ऐसे कहा क्यों, वजह क्या है, मैंने कुछ गलत किया? उन्होंने कहा हमारा इदारा है, हमारी मर्जी, आपको एडमिशन नहीं देना।
दैट इज़ रिफ्यूज़ल टू डील। यानी एक इदारा अपनी पोजीशन को मिसयूज़ करेगा तो फिर इस तरह के मामला होंगे। देन इससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट होता है इससे आगे प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट। इसमें एक इदारा नहीं होता, दो या दो से ज़्यादा इदारे मिलके ऐसे एग्रीमेंट करते हैं जिससे मार्केट का कंपटीशन ख़राब करते हैं। वो मिल के आपस में तय कर लेते हैं कि हम इतनी प्राइस फिक्स कर देंगे, हम ये कंडीशन लगा देंगे, जो भी खरीदेगा सबके लिए इसी तरह से होगा। सारे कॉलेजेस मिलके तय कर लें कि किसी बच्चे को कभी भी ज़िंदगी में रिफंड नहीं करना। सारे कॉलेज मिलके तय कर लें कि सारे ही कॉलेजेस 100% फीस शुरू में ले लेंगे। तो अगर मिलके मुख्तलिफ लोग इस तरह से अरेंजमेंट सेट कर लें जिससे मार्केट ख़राब हो रही हो, तो वो उन्होंने मना किया है। टेरिटरीज डिवाइड कर लें, वॉल्यूम डिवाइड कर लें। पेप्सी कोक वाले जो है वो कहते हैं, कोक वाले कहते हैं जी इस गांव में पेप्सी तुमने नहीं आना, और फिर पेप्सी कहे कि उस गांव में तुमने नहीं जाना, तो उस गांव में सिर्फ पेप्सी और उस गांव में सिर्फ कोक, तो वहाँ पे वो चाहे 150 रुपये की बोतल बेचें, कंपेटिटर ही नहीं है। तो समटाइम आप वॉल्यूम के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं, टेरिटरी के हिसाब से डिवाइड करते हैं, टाइप ऑफ गुड्स के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। तुमने एसी नहीं बेचना, हमने डीप फ्रीजर नहीं बेचना, तुम उसमें कमाओ हम उसमें कमाएंगे, इस तरह के अगर अरेंजमेंट कर लेते हैं। क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन फिक्स कर लेते हैं, जैसे सीमेंट के अंदर होता है, सारे सीमेंट वाले मिलके एक ख़ास क्वांटिटी से ज़्यादा नहीं बनाते ताकि मार्केट में हमेशा सीमेंट की डिमांड रहे, हमेशा सप्लाई कम हो और डिमांड ज़्यादा हो ताकि उनका रेट स्टेबल रहे। मैनर या मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग एनी सर्विस तय कर लेंगे, हम हमेशा इस तरह से सर्विस प्रोवाइड करेंगे। टेक्निकल डेवलपमेंट को रोक लेंगे, हमने इससे ज़्यादा तहकीक नहीं करनी, इससे ज़्यादा इनोवेशन नहीं लेके आना अपनी प्रोडक्शन के अंदर। या मिलके एक्लूसिव टेंडरिंग कर लें, बिडिंग कर लें, गवर्नमेंट वगैरह को चीज़ें अनाउंस करे कि हाँ भाई आओ हमें बिड करो, तो 5-6 कंपनियां मिलके एक ही रेट गवर्नमेंट को बिड कर रही हो ताकि गवर्नमेंट को लगे कि इससे ज़्यादा किसी ने मुझे पैसे नहीं देने। और आखिरी दो वही चीज़ें हैं, डिफरेंट कंडीशन फॉर इक्विवेलेंट ट्रांजैक्शन और मेकिंग कंक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस ऑफ अदर, ये दो जो हमने डोमिनेंट पोजीशन में पढ़ी थी। तो डोमिनेंट पोजीशन को मिसयूज़ करना, रिस्ट्रिक्टिव एग्रीमेंट्स या डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस या ऐसे मर्जर जो लेसर करते हैं कंपटीशन को, वो मना है। तो इन 3 की जो एग्जांपल्स हैं इनको हमने याद करना है, या कम से कम इतनी दफ़ा पढ़ लेना है कि पेपर में आ जाए तो हम 3 या 4 खुद से ज़रूर बता सकें। तो मैंने हल्का हल्का सा ज़रूर तबसरा किया है, लेकिन ज़ाहिर है हमारे पास उतना वक्त नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा गहराई में जाएं। तो चलते हैं अपने चौथे आखिरी लॉ की तरफ, आर्बिट्रेशन का लॉ 1213 जी जज़ाकल्लाह। आर्बिट्रेशन का लॉ, आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। ये लॉ अगर समझ आ जाए तो आसान है और समझ ना आए तो फिर परेशान करता है। आर्बिट्रेशन किसे कहते हैं? सालसी को, सालिस किसे कहते हैं? मिडल मैन। दरमियान में एक बंदा आ गया, 2 बंदे जिनका आपस में झगड़ा है वो अपने झगड़े को लेके किसी तीसरे बंदे के पास गए कि तुमने सुलझाना है। तो नॉर्मली 2 लोग कोर्ट के पास जा रहे होते हैं, बट दिस इज़ अलाउड। आपको याद होगा हमने लॉ पढ़ा था कि लीगल पावर ख़त्म नहीं की जा सकती किसी की। एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, कोई भी कभी भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकता जो किसी को अपनी लीगल प्रोसीडिंग इस्तेमाल करने से रोक दे। बट आप एज एन अल्टरनेट टू कोर्ट एक और निज़ाम की तरफ जा सकते हैं जिसको कहते हैं आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन एक स्लैंग इनफॉर्मल निज़ाम है जिसमें इंसान खुद से तय करते हैं कि हम फलाना इंसान या फलाना इदारे के पास जाएंगे, वो तुम्हारे मेरे दरमियान जो फैसला करा देगा वो तुम पे मुझ पे वाजिब होगा। तो जो जरगा सिस्टम है, जो पंचायत सिस्टम है, मुख्तलिफ गाँव में मुख्तलिफ सेटअप बने होते हैं, ट्रेड यूनियंस बनी होती हैं, वर्कर यूनियंस बनी होती हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे होते हैं या बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जिनको कहा जाता है कि आपने हमारे दरमियान फैसला कराना है। अब सवाल ये कि क्या जरगा या पंचायत लीगल है या नहीं, इस पर एक डिबेट होती है। अगर गांव में एक फड्डा हुआ और जरगा खुद ही से बीच में कूद पड़े और उनके दरमियान फैसला करा के सज़ा सुना दे तो गलत है। अगर पंचायत खुद ही से बैठ के खुद ही से फैसला सुना दे गलत है। रूल इस के दोनों पार्टीज़ अपनी बाहमी रजामंदी से, अपनी खुशी से खुद गए जरगे के पास या खुद गए पंचायत के पास और उनको कहा हम आपको अपने दरमियान बड़ा मानते हैं, जो आप फैसला सुनाएंगे हम पे वाजिब है, तो वो उतना ही वाजिब होगा जितना कानून का फैसला। इवन अगर आर्बिट्रेशन का फैसला एक पार्टी नहीं मान रही तो दूसरी पार्टी अदालत जाके वो फैसला दिखा के उसको लीगली बाउंड भी करवा सकती है। तो आर्बिट्रेशन एक अल्टरनेट सिस्टम है, एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। रादर देन के लोग अदालतों की तरफ भागें, कुछ इनफॉर्मल तरीके से अगर लोगों को इंसाफ मिल जाए, ऐसे बंदे से जिन पे भरोसा हो। फैमिली में कई दफ़ा क्या होता है कि जी ताया जी हैं, ये हमेशा सही बात करते हैं, जो झगड़ा होता है सारे जाके कहते हैं जी ताया जी आप बता दें कौन सही है कौन गलत, आप जो कहेंगे हमारे लिए काबिल कबूल होगा। सर उसके खिलाफ किसी भी अदालत में नहीं जाएगा। अब सवाल ये कि हम उसके खिलाफ किसी अदालत में जा सकते हैं अगर आपने खुद ही से एक बंदे को इख्तियार दिया कि तुम फैसला करो
और उसने फैसला कर दिया। तो यहाँ रिव्यू के बड़े लिमिटेड से राइट्स हैं, बहुत ज़्यादा राइट्स नहीं है। एक तरीका है बड़ा लंबा चौड़ा सा जिससे आप जा सकते हैं, लेकिन हमारी किताब के पास इतना टाइम नहीं था कि वो आपको पूरा तरीका बताते। तो इसलिए किताब में एक जुमला लिखा है, दे आर वेरी लिमिटेड एवेन्यूज़ अवेलेबल कि आप इसके अगेंस्ट रिव्यू में जा सकें। अदरवाइज जो आपने अपनी खुशी से अपने ऊपर तारीख किया जिसको, और उसने फैसला सुना दिया, अब आपको उसका फैसला मानना पड़ जाता है। बात समझ आई? अब कौन होगा आर्बिट्रेटर? इंडिविजुअल भी हो सकता है, इदारा भी हो सकता है। ये एक इंसान को बाय नेम भी वो कर सकते हैं, बाय डेजिग्नेशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कॉलेजेस आपस में एक एग्रीमेंट करें और कहें तुमने हमने जब किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो प्रेसिडेंट आईकैप के पास चले जाएंगे। अब ये इंसान का नाम नहीं है, ये एक ओहदे का नाम है। प्रेसिडेंट आईकैप का मतलब है कि आईकैप का जो हेड होगा वो जिस भी नाम से होगा, जो शख्स भी होगा, हम उसके पास चले जाएंगे। तो आर्बिट्रेटर बाय नेम भी हो सकता है और आर्बिट्रेटर बाय डेजिग्नेशन भी हो सकता है। आर्बिट्रेटर के पास क्या क्या पावर्स है? सारी पावर्स है। आर्बिट्रेटर फैसला सुना सकता है, हमसे गवाहियाँ ले सकता है, हमसे कुरान पे हाथ रख के कस्में खिलवा सकता है, हमारे साथ जो लोग हैं उनको कटहरे में खड़ा करके उनसे तफ्तीश कर सकता है, वकीलों से पूछ सकता है। यानी जो कुछ एक नॉर्मल अदालत में वो आर्बिट्रेटर के पास राइट है। आर्बिट्रेटर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, यस। अगर आपने मिल के 2, 3, 4 लोगों को नामजद किया है तो वो सारे आर्बिट्रेटर हो सकते हैं। अगर आर्बिट्रेटर इवन नंबर में है, 2 पे डिवाइड होते हैं, 2, 4, 6, तो एक अच्छा ये है कि अगर आर्बिट्रेटर 2 होंगे तो एक ये कहेगा और एक वो कहेगा। ये 4 हो गए, 2 उस तरफ चले गए, 2 उस तरफ चले गए। तो अगर आर्बिट्रेटर इवन नंबर में हो तो ये अपने लिए एक अंपायर चूज करेंगे। अंपायर कैसे कहेंगे? आर्बिट्रेटर्स का आर्बिट्रेटर। हमने चूज करना है आर्बिट्रेटर को और आर्बिट्रेटर्स ने अपने लिए चूज करना है एक अंपायर को, और अंपायर को वो बताना है। मेरे ख्याल में ऐसा ना हो कि वाकई ही अगली क्लास आने पे वो हो, वो भाई जो एंड पे हैं, वो वाले भाई, जरा उनका कंधा हिलाएंगे तो उन्हें पता लगेगा जी। ठीक है, हाँ, उन्हें कहते हैं कि एक दफ़ा जल्दी से उन्हें कहते हैं कि अगर अभी ना भेजी तो फिर ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि फिर तो जो है ना वो अगले बच्चे आ गए और तसादुम में आपकी चाय मारी गई। अच्छा, वो कप में डाल रहे हैं चाय, ठीक है। चाय कप में डल रही है, थोड़ी पहले चाय बन रही थी, तो स्टेप बाय स्टेप हम स्टेज ऑफ कंप्लीशन के करीब जाते जा रहे हैं। तो ऐसा ना होगा इंस्पेक्शन के वक्त जो है ना वो स्टेज ऑफ कंप्लीशन 95% थी और जो है ना, खैर आप लोगों ने कॉस्ट शायद ना पड़ी हो। तो हम लोग बात कर रहे थे आर्बिट्रेटर्स अपने लिए एक अंपायर चूज कर लेंगे। नॉर्मली क्या होता है, आर्बिट्रेटर 4 महीने के अंदर फैसला सुना देते हैं, और अगर वो ना सुना पाए और टाइम गुजर जाए तो अंपायर के पास बात चली जाएगी, या वो खुद ही अंपायर की तरफ रेफर कर देंगे या उनमें झगड़ा हो जाए। तो मामला कौन तय करेगा? अंपायर। आर्बिट्रेटर या अंपायर हर तरह की पावर रखते हैं लोगों से तफ्तीश करने की, और फिर अगेन जो भी खर्चा पानी हुआ है सारा आर्बिट्रेशन प्रोसेस में, अंपायर या आर्बिट्रेटर डिसाइड करेंगे कि कब किसने वो खर्चा देना है। तो अंपायर समझ आ रहा है? आर्बिट्रेटर्स में से नहीं होगा अंपायर। आर्बिट्रेटर्स ने किसी और को, एक इंडिपेंडेंट थर्ड पर्सन को अंपायर बनाया होगा जो आर्बिट्रेटर्स के दरमियान फैसला कराएगा। अंपायर हम नहीं सिलेक्ट करेंगे, आर्बिट्रेटर सिलेक्ट करेंगे, हम आर्बिट्रेटर्स को सिलेक्ट करेंगे। तो वो आपस में डिसाइड कर लेंगे कौन अंपायर, और अंपायर का फैसला उन पे भी वाजिब होगा और हम पे भी। तो अंपायर है बड़ा आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर्स का आर्बिट्रेटर। कुछ और वर्ड भी हैं, यहाँ एक वर्ड इस्तेमाल होता है अवार्ड। आर्बिट्रेटर जो अवार्ड देगा, अवार्ड मतलब जो वो फैसला सुनाएगा, जो डिसीजन देगा, इस तरह से। तो इस लॉ ने हमें क्या किया है? इस लॉ ने हमें जनरली बताई हैं कुछ इम्प्लाइड प्रोविजन जो आर्बिट्रेशन में होती हैं। यानी कि आर्बिट्रेशन के लॉ में अगर आप कुछ तय करेंगे तो वैसे होगा, लेकिन अगर कुछ तय नहीं करेंगे तो कम से कम ये रूल्स फॉलो होंगे जो हम देखने जा रहे हैं। जल्दी से इन्हें देखते हैं, कुछ डेफिनेशंस भी हैं, कुछ जनरल डिस्कशन। 3 दबा दीजिएगा, थैंक यू। आर्बिट्रेशन एक मेथड है जिससे पार्टीज अपने डिस्प्यूट रिजॉल्व करती हैं आउटसाइड कोर्ट, टेक्निकल डिफिकल्टीज बचाने के लिए। ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की किस्म है। अल्टरनेट का मतलब है मुतबादिल, झगड़े को हल करने का जो मुतबादिल रास्ते होते हैं उनमें से एक रास्ता क्या है? आर्बिट्रेशन। ये देयर आर लिमिटेड राइट्स ऑफ रिव्यू एंड अपील ऑफ आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन के फैसलों के अगेंस्ट रिव्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड ही राइट्स आपके पास हैं। इवन तो आर्बिट्रेशन एक काफ़ी पुराना है, लेकिन स्टिल ये एक वेल स्टेब्लिश्ड लॉ है तो काफ़ी पुराना, लेकिन ये
वेल स्टैब्लिश लॉ है ट्रेड और कमर्शियल मैटर्स में, उसकी कंसिस्टेंट लीगल डिसीजंस हैं जो उसकी इंटरप्रिटेशंस को वो करते हैं कंसिस्टेंटली। बड़े अरसे से 1940 से अब तक इतने फैसले होते आए हैं कि एक बड़ा लंबा चौड़ा निज़ाम है और बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे रेफरेंसेस मौजूद हैं कि इस तरह का मसला जब उस तरह से 3 साल पहले आया था तो फलाना ताजिर बरादरी के फलाना सदर ने ये फैसला सुनाया था। चूंकि इतना पुराना लॉ है कि इसके तहत इतने सैकड़ों हजारों लाखों केसेस हुए हुए हैं कि अब बहुत मुश्किल नहीं है, जब भी आर्बिट्रेटर के पास मामला आए तो वो देखता है इससे पहले इस तरह के मामलों में क्या सॉल्यूशन निकला था, वो उसके मुताबिक सॉल्यूशन दे देता है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कैसे कहते हैं? एक रिटन एग्रीमेंट जिसमें आप प्रेजेंट या फ्यूचर डिफरेंसेस जो झगड़े हैं वो आर्बिट्रेटर के पास लेके जाते हैं, चाहे आपने उससे आर्बिट्रेटर का नाम लिखा है या नहीं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव की एक डेफिनेशन है, ये रटे वाली है, इसको जरा बाद में देखते हैं, इस वक्त हमारा फ्लो टूट जाएगा। रेफरेंस मींस रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन। आप आर्बिट्रेशन के अंदर जब लिखते हैं कि हम एग्रीमेंट में लिखते हैं हम आर्बिट्रेशन की तरफ जाएंगे तो वो रेफरेंस है। जब झगड़ा हो जाता है तो कहते हैं आप आर्बिट्रेटर को नोटिस देते हैं कि आ जाओ, ये रेफरेंस है। रेफरेंस का मतलब है आप उनसे रुजू करते हैं। आपने शब्द सुना हो कि नैब ने रेफरेंस दायर कर दिया या नैब में रेफरेंस दायर हो गया। रेफरेंस दायर होने का मतलब है, रेफर करने का मतलब है उनकी तरफ रुजू करना। अंपायर थर्ड पार्टी है जिसको आर्बिट्रेटर ने अपॉइंट किया कि उनके दरमियान के झगड़े रिजॉल्व करवाए। जी 1 भी ऑफ कर दीजिएगा। अब जल्दी से देखते हैं प्रोविजंस इंप्लाइड इन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। बस जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं, बातें हमने सारी पढ़ी हुई हैं, इसकी इंग्लिश देख लेते हैं। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अगर कोई डिफरेंट इंटेंशन ना एक्सप्रेस की जाए तो नॉर्मली उसमें ये डीम किया जाएगा कि फॉलोइंग प्रोविजंस हैं। रेफरेंस हमेशा एक बंदे की तरफ होगा, लेकिन अगर आप ज्यादा बंदों का जिक्र करें तो वो आर्बिट्रेटर्स होंगे। अगर इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर होंगे तो फिर आर्बिट्रेटर एक अंपायर अपॉइंट कर लेंगे महीने के अंदर अंदर, जो भी उनमें से सबसे लेट अपॉइंट हुआ होगा वहां से 1 महीने के अंदर अंदर आप अपने लिए अंपायर चूज कर लेंगे। आर्बिट्रेटर अवार्ड यानी कि फैसला सुना देंगे 4 months ऑफ एंटरिंग ऑन रेफरेंस। जिस वक्त उनका नाम दर्ज किया गया या उनसे रब्ता किया गया उसके 4 महीने में सुना देंगे, या 4 महीने ऑफ रिटन नोटिस फ्रॉम एनी पार्टी। जिस वक्त हमने उनका नाम इंदराज किया या हमने उनको नोटिस दिया उसके 4 महीने के अंदर अंदर वो फैसला सुना देंगे, या अगर अदालत टाइम एक्सटेंड करना चाहे 4 महीने से तो अदालत की मर्जी। अगर आर्बिट्रेटर ने अवार्ड नहीं दिया उस टाइम में, या उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया किसी पार्टी अंपायर को कि भाईजान हमारा आपस में झगड़ा हो गया है, तो अंपायर फौरन से आएगा, चार्ज ले लेगा और वो फिर बीच में आ जाएगा। अंपायर अपना फैसला सुनाएगा 2 महीने के अंदर अंदर, या अगर अदालत टाइम बढ़ाना चाहे तो बढ़ा भी सकती है। जो भी पार्टीज आर्बिट्रेशन में इन्वॉल्व है और जो भी उनकी सपोर्ट में लोग हैं वो अपने आप को आर्बिट्रेटर के सामने अंपायर के सामने पेश करेंगे। अगर उनको कुछ स्वेयर करना पड़े, अफर्म करना पड़े, कोई कसम खानी पड़े, कोई जो है वो किताब पे हाथ रख के कुछ वो करना पड़े तो वो भी करेंगे। और तमाम रेलिवेंट डॉक्यूमेंट मटेरियल और जो जो कुछ उनके पास है तमाम सबूत वो देंगे आर्बिट्रेटर्स या अंपायर्स को। अब ये जनरल डिस्कशन है। अवार्ड जो है फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा पार्टीज पे, और पर्सन जो भी उनके साथ हैं उन सबके ऊपर बाइंडिंग होगा। जो फैसला होगा वो कानूनी हैसियत रखता होगा। कॉस्ट ऑफ रेफरेंस और अवार्ड क्या होगा? ये जो खर्चा लगा है सारे प्रोसेस में, वो जो पंचायत के लोग बैठे और डेली जो उन्होंने चाय पी और उसके बाद जो वो हुआ, तो इसका खर्चा भी तो किसी के जिम्मे पड़ेगा। क्या आर्बिट्रेटर ये खर्चा करेंगे? आर्बिट्रेटर्स ही डिसाइड करेंगे खर्चा कब कौन कैसे डिवाइड करेगा। दोनों पे बराबर डिवाइड करना है, या सिर्फ मुजरिम पे डिवाइड करना है, या उनको और उनके वकीलों पे मिला के डिवाइड करना है, या मुजरिम और मुजरिम के वकील को चार्ज करना है? तो ये कॉस्ट ऑफ रेफरेंस या अवार्ड डिस्क्रिशन होगा किसका? आर्बिट्रेटर या अंपायर की। हु में डायरेक्ट टू एंड बाय हुम एंड इन व्हाट मैनर सच कॉस्ट, जो बता सकते हैं कि कब कहां किसने ये बेयर करना है। दे में ऑल्सो मेक एनी एडजस्टमेंट इन कॉस्ट टू बी पेड बाय पार्टीज। कोई भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इतना तुमने इतना तुमने। दे कैन ऑल्सो अवार्ड कॉस्ट टू बी पेड बाय, वो ये भी कह सकते हैं कि भाई ये कॉस्ट लीगल प्रैक्टिशनर भी पे करेगा। अदर रूल्स क्या है? पार्टीज एक बंदे को एग्रीमेंट में बाय नेम भी अपॉइंट कर सकते हैं और किसी ऑफिस बेयरर के तौर पे भी अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि बंदे का नाम ले लें या कह दें प्रेसिडेंट आई कैप, तो वो उस तरह से भी बात हो सकती है। अथॉरिटी अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर या अंपायर की रिवोकेबल नहीं होगी। जब आपने उस अथॉरिटी दे दी वो खत्म नहीं होगी, लेकिन अगर अदालत कह दे तो वो खत्म हो सकती है। जब किसी केस में सारी पार्टीज एग्री करती हैं कि कोई भी झगड़ा उनके दरमियान किसी लीगल केस में है, वो आर्बिट्रेशन की तरफ जाना चाहिए। एक मामला ऑलरेडी अदालत में है, पार्टीज मिलकर कहती हैं छोड़ो अदालत से निकालते हैं, आर्बिट्रेटर के पास ले जाते हैं, तो दे आर अलाउड के वो मामले को निकाल के आर्बिट्रेटर के पास ले जा सकते हैं। एंड फाइनली आर्बिट्रेटर्स की कॉमन पावर्स क्या हैं? वो ओथ एडमिनिस्टर कर सकते हैं, लोगों से कस्में खिलवा सकते हैं अपने सामने। अदालत से कह सकते हैं हमें इधर डाउट है, आप जरा हमें ऑर्डर दे दें, या हमें इतना हम ऑर्डर दे रहे हैं बाकी आप बता दें। तो कुछ अदालत से पूछ लिया, कुछ अपना ऑर्डर दे दिया। अवार्ड कंडीशनल रख सकते हैं अल्टरनेटिव में। वो ये कह सकते हैं कि या ये सजा या ये सजा। हाँ भाई, इसकी बकरी उसकी फसलें खा गई तो या तो अगले 2 साल तक तुम उसको फसल दोगे, या अगले 2 साल तक तुम बकरी का दूध उसके घर भेजोगे, कोई भी।
फैसला सुना दें, अल्टरनेट में भी सुना सकते हैं। करेक्ट कर सकते हैं किसी भी अवार्ड में कोई क्लैरिकल मिस्टेक, कोई एरर है तो उसको भी ठीक कर सकते हैं। और कोई भी आर्बिट्रेशन की पार्टी है, उससे कोई भी इंटरोगेटरी करनी है, उसको एडमिनिस्टर करना है, किसी से सवाल पूछना है, तफ्तीश करनी है, तो ये सारा इख्तियार है आर्बिट्रेटर या अंपायर के पास। एक छोटी सी डेफिनेशन बीच में गुजर गई थी हमारी। ओथ का क्या मतलब? ओथ का मतलब होता है जो कसम खाते हैं, वो नहीं हाथ रख के किताब पे कि जी मैं कसम खाता हूँ। किताब कैन भी कोई भी रिलीजियस बुक, जो कि गीता भी हो सकती है, कुरान भी हो सकती है, बाइबल भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन रिलीजन। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी बंदा जो इन लॉ रिप्रेजेंट करता है किसी दूसरे बंदे को, और इसमें वो दरमियान में आने वाला बंदा भी होता है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसके फादर की डेथ हो गई, अब उसका चाचा प्रॉपर्टी को तब तक संभाले हुए जब ये बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, तो वो चाचा भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, और कल को जो ये बच्चा जिसको असल में ट्रांसफर होगी ये भी लीगल। तो अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट अ स्टेट ऑफ डिजीज पर्सन एंड इंक्लूड एनी पर्सन हु एंटर मेडल, जो दरमियान में आता है स्टेट ऑफ, एंड वेयर एनी पार्टी एक्टिव रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर, जो दरमियान में रिप्रेजेंटेटिव बनता है, द पर्सन हुम द स्टेट डिवॉल्व्स ऑन द डेथ ऑफ पार्टी सो एक्टिंग। तो जो असल रिप्रेजेंटेटिव है वो, उसके मरने पे जिसको मिले वो, और जो दरमियान में आए वो, ये सब के सब कौन है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन अल्टीमेटली चूंकि डेफिनेशन है तो हमने इसको लफ्ज़ बलफ्ज़ याद रखना है। तो ये 2 चैप्टर और 4 लॉस थे। टारगेट थोड़ा बड़ा था, लेकिन आपके ताउन से और क्लास में मुनासिब तदाद होने की वजह से और चाय के वादे की वजह से जो है ये हम बड़े खुश उसलूबी से उसको तय करते चले गए। तो इंशाल्लाह ताला अब हम मिलते हैं। अब अच्छी खबर ये है कि हमारे पास 2 दिन रह गए हैं। याद करा दूं, कल फ्राइडे है, और फ्राइडे वाले दिन हमने एक ऑपोजिट टाइम सेट किया हुआ होता है। हम 12 से 1:15 का टाइम सेट करते हैं, ताकि हम जुम्मे वाले टाइम पे जो है वो क्लास ना कर रहे हो। तो कल आपने याद रखना है, सारी टीम ने भी याद रखना है, कल 12 बजे इंशाल्लाह क्लास है, इस टाइम पे क्लास नहीं है। तो अब हमारी सिर्फ 2 क्लासेस रह गई। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी तरह से जोशो खरोश से आते रहेंगे और इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।